चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो कल जहां तक हो गया था एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं आए थे रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो सब? जैसे बोलो ना, ठीक है। ठंड बढ़ गया है तो ध्यान रखना भैया, ठीक है, ठंड ना लगे आपको। चलो, तो ये वाला देख लिए थे। इसमें हम लोगों ने जो है पॉइंट आप एक बार देखते चले जाओ। साक्य क्लान वाला बता दिया था, साक्य क्लान का रिलेशन। उसके बाद फिर रूल नेवारीज का। फिर कौन आया? रानाज, याद रहेगा ना, एक बार रिवाइज कर लो। रानाज के बाद उसमें सबसे पहले रानाज का नाम क्या है? जंग बहादुर कुंवर। जंग बहादुर कुंवर साहब के बाद आगे बढ़िएगा तो दो तीन चीज होंगी। उसमें आपको सबसे पहला मिलेगा एक आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो उसके अगेंस्ट विद्रोह करेगा, और पार्टी का नाम क्या बनाएगा? नेपालीज कांग्रेस। यहां तक ठीक है? चलो, अब इसके बाद आते हैं मैंने बताया था कि गोरखा नेपाली जो है वो रक्षा करने लगे किसका? अंग्रेज और रानाज का। गोरखा नेपाली अंग्रेज को मारे थे पटक पटक के, तो अंग्रेज दिमाग लगाया कि भाई उससे अच्छा है इसको बॉडीगार्ड बना लेते हैं। बॉडीगार्ड बन गए, ब्रिगेडियर का पोस्ट दे दिया, खुश हो गए, मामला ठीक हो गया। ठीक है, यहां तक। आगे दूसरा बात आते हैं, तो इंडिया का ट्रीटी साइन हुआ था रानाज के साथ, जिसमें लगभग सब कुछ ठीक ठाक बात कही गई थी कि भैया हम तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम मेरे में नहीं करोगे, शांति से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, बॉर्डर जो है ओपन होगा, मतलब कोई वीजा जरूरत नहीं है, आराम से जाओ आराम से आओ, सब ठीक है। अब उसके बाद आगे चल के ये भी बात बोला गया कि अगर नेपाल चूंकि लैंडलॉक कंट्री है तो कुछ भी आर्म्स वगैरह हथियार वगैरह मंगवाता है तो पूछ लेना भाई, नहीं तो किस पे ब्लेम जाएगा? इंडिया पे। ये सारा कुछ ट्रीटी में हमारा सब सही सही चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके बाद आगे का चीज आते हैं जिसमें फिर हुआ कि नेपालीज कांग्रेस जो है ये वापस से लोगों को इकट्ठा करना शुरू करेगा। बुरा लग गया था कि रानाज के साथ इंडिया क्यों किया, लेकिन पता है कि रानाज ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट था, तो भाई उसी के साथ करेंगे। फिर 1951 टर्निंग पॉइंट होगा, जब 1951 में पहली बार इलेक्शन होगा। क्या सुन पा रहे हैं? कौन जीतेगा? नेपालीज कांग्रेस, और अल्पमत के साथ कि बहुमत के साथ? जबरदस्त बहुमत के साथ। एक बार इसको देख लीजिए, एक सेकंड दीजिए। हाँ हेलो, 9:30 से, हाँ जी, अप्रोक्स 2 आवर्स, 2 घंटे 2 घंटे। वहीं पे जहां बोर्ड देखे थे वहीं पे है। आप आके एक बार बात कर लेंगे क्या? अच्छा, एक बार आके बात कर लीजिए आप, अभी मैं क्लास लेके फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें कि भैया मैंने बोला था कि जब इलेक्शंस में जीते तो ज्यादा दिन तक रहे नहीं, ये भी 8-9 साल तक रहे। क्लियर है यहां तक? और उसके बाद राजा जी ने क्या किया? राजा जी ने दांवपेच खेला, और दांवपेच खेलकर पूरा जो है मामला हटा दिया। तो उसमें दो नया एक सिस्टम आया जिसका नाम क्या था? पार्टी लेस पंचायत सिस्टम। मतलब कोई पार्टी का नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टी लेस के जो हेड होंगे पंचायत के, जिसको कौन चुनेगा? राजा जी चुनेंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा जी ही महान हो गए। उसके बाद ये लोग क्या कम करप्शन किए कि ज्यादा किए? ज्यादा नहीं, दबा के किए। इतना किए कि राजा जी भी नहीं सोच सकते थे इतना करप्शन हो सकता है। क्लियर है? फिर फाइनली 1960 से 89 तक काफी करप्शन हुआ। क्यों हुआ करप्शन? क्योंकि राजा जी थे और पार्टी लेस पंचायत सिस्टम था। नेपाली कांग्रेस फिर अपने काम में जुट गया और क्या करने लग गया? फिर से लोगों को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका जो काम था वो काम करना शुरू किया। 1990 में जन आंदोलन फर्स्ट हुआ। सुन पा रहे हो ध्यान से? और जन आंदोलन फर्स्ट नेपाली कांग्रेस के दिशा निर्देश से हुआ था या रानाज के? नेपाली कांग्रेस। जन आंदोलन हुआ, फिर मामला आगे बढ़ा, और यहां पे आपको मैंने बार बार बोला कि फिर से लोग जो है नेपाली कांग्रेस जीतने के बाद इसका भी मन जो है थोड़ा सा डोला, और मन डोला ईमान डोला तो दो चीज हुआ, करप्शन ने भी शुरुआत कर दिया। क्या बुझा रहा है? और इनके शुरुआत के बाद तब चाइना जो सोचा कि सब बेकार है, तो 1994 में बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ हुआ 1994, किसी लोग का 89 नहीं है ना, तो 1994 में जो है चाइना जो आया, कहां पे आया? कहां पे आया? नेपाल में। और आते आते एक नया कम्युनिस्ट पार्टी बनाया और सरकार में भी लाया, लेकिन कितना दिन तक चला? 9 महीने तक। वैसे भी चाइना का प्रोडक्ट ज्यादा टिकता, जानते हैं ना, वो प्रोडक्ट वैसे भी नहीं टिकता है। तो सर 9 महीने के बाद फिर मामला इसका खत्म हुआ। नेपाली कांग्रेस अब अलग हो गई और चाइनीज के साथ दो लोग मिल गए, रानाज और कौन मिल गए? खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर है यहां तक? तो अब जो लड़ाई यहां से चलेगा वो इंडिया भर से चाइना चलेगा कि नेपाल भर से कम्युनिस्ट चलेगा? इंडिया भर से चाइना, क्योंकि मामला जो है रूपरेखा अलग ले रहा है। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं तो 1994 से 2005 तक सील वार चल रहा था।
2005 में मोनार्की ने चाइना के सपोर्ट से एक जो है हद कर दिया और नेपाली कांग्रेस को फिर से क्या कर दिया, सस्पेंड। नेपाली कांग्रेस बेचारा परेशान। फिर 2005 में जबरदस्त जन आंदोलन 2 हुआ और लोगों ने इस पर समर्थन बहुत किया फिर से, किसको, नेपाली कांग्रेस को, कि कम से कम ये एक लेवल पे ठीक है, इसलिए कि राणा जो है इधर उधर कर रहा है, ये कम से कम कुछ तो काम कर रहा है। तो सर नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। नेपाली कांग्रेस फाइनली 2005 तक जो है आने के बाद दो चीजें हुई। पहली बात, नेपाली कांग्रेस अब एक क्लियर था कि सरकार में बना रहेगा, ध्यान से समझिएगा। और दूसरा, सारा लोग देख लिए कि पूरा वर्ल्ड देख लिया कि चाइना आरामखोर क्या कर रहा है। तो लॉजिकली नेपाली कांग्रेस का फाइनली विक्ट्री हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया जीता कि हारा, डिप्लोमेटिकली जीता। ध्यान से देखिए। तो उसके बाद अब यहां से आगे चलेंगे तो 2006 में 2-3 एकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें पहला था पीस एकॉर्ड, सुन पा रहे हैं, जिसके तहत कुछ बातें बोली गई कि 2007 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जिसका मेन काम हुआ कि 2010 तक वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। क्या सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि जब भी किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन जाए उसके बाद मामला क्या हो जाता है, उस देश का आइडेंटिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो 2010 तक बनाना था, आगे आइए। लेकिन इसी बीच में कुछ कुछ प्रोसेस हुआ। इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल था और इसका नाम याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन आर्टिकल था? आर्टिकल 63 और क्लॉज 3। इसमें बोला गया था कि जो भी एरिया का पॉपुलेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से सीट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? जोर से बोला ना, हे पत्थर मूर्ति, जोर से, या सुनो, ठीक है। तो सर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 2000 है तो 2 सीट, तो 4000 के हिसाब से आपको 4 सीट इस तरह से दे दिया जाएगा। आगे आर्टिकल 21 में ये बोला गया कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हर ग्रुप को देना होगा, किसी ग्रुप को छांटेंगे नहीं। मतलब वो ग्रुप चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का, उससे मतलब नहीं है, ग्रुप के हिसाब से भी मिलेगा। आगे, लेकिन सर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो थोड़ा डिले हो गया और डिले होने का कारण था कि दोनों पार्टी में सहमति नहीं बन रहा था। क्योंकि एक तरफ कम्युनिस्ट जो है वो सर प्रभाव डाल रहा था कि वो चाह रहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाए और इंडिया क्या चाह रहा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाए। मतलब इंडिया क्या चाह रहा था, नेपाली कांग्रेस चाह रहा था और इंडिया उसमें सपोर्ट कर रहा था, बात खत्म। अच्छा देखो, दोनों बात अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है, इंडिया और चाइना का कोल्ड वॉर चल रहा है। देखो, अच्छा दोनों इंटरेस्टेड नेपाल में क्यों है? पहली बात, दोनों जो है क्लोज है। अगर नेपाल में इंडिया अगर वर्चस्व फैलाता है तो चाइना को इनसिक्योरिटी इस बात की है क्या कि कहीं नेपाल वाला जो है इंडिया उसको इस्तेमाल कर हमको धमकाना दे। और अगर चाइना की बात करते हैं कि चाइना अगर है कहां पे, नेपाल में, तो इंडिया को तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगा। लेकिन आप सही में बताओ कि क्या चाइना को हमसे ज्यादा डर लगता है कि चाइना हरामखोर जो है ऐसा हरकत करता है कि हमको इनसिक्योरिटी ज्यादा होता है? तो वो हमारा तो इस बात का तय है कि हम कभी भी जबरदस्ती कब्जा वब्जा करने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी चाइना जो है उस पर ज्यादा डर है। तो इंडिया इसलिए है कि चाइना गेम ना खेले और चाइना इसलिए कि इंडिया गेम ना खेले, ध्यान से समझना। और इसीलिए दोनों अपना अपना गेम खेल रहे हैं। कुछ बुझा रहे हैं? कोई गेम नहीं खेले लेकिन दोनों गेम खेलेंगे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का बजाएंगे। अब इधर समझिए, दूसरा चीज हुआ कि सर एक ग्रुप है, मैंने बोला था कि जो साउथ ऑफ नेपाल, कल बताया था, तो नेपाल के ऊपर वाले क्षेत्र में पहाड़ी लोग रहते हैं और नेपाल के जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, मधेसी लोग हैं, जो तराइन एरिया, प्लेन एरियाज में रहते हैं। ये ज्यादातर इंडियन टाइप के लोग हैं। तो लॉजिक है, फिर से मैंने बोला, ब्रिटिशर्स लेके गए थे, इनको पहाड़ पर चढ़ाए नहीं। अच्छा, ब्रिटिशर्स पहाड़ पर मधेसी को क्यों नहीं रखा होगा? कॉमन सेंस है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए। जब अमेरिका लड़ने आया था एक जगह पे, उस जगह का नाम आप बताना, हम नहीं बताएंगे। वहां लड़ने जब आया तो उसको सैनिक को बहुत घाटा हुआ क्योंकि उन लोग को जंगल में लड़ने का टेक्निक था नहीं। कौन जगह बताया था? वियतनाम। तो बाद में केमिकल वॉर जीता। तो सर जब उनको पहाड़ पे, जंगल पे चलने का आदत ही नहीं है तो फिर कहां से पहाड़ पे लेके जाएंगे उन लोगों को? और ऐसे भी ब्रिटिशर्स एरिया या जो यूएसए का एरिया है वो सब काफी स्मूथ और प्लेन एरिया है जहां पर उनकी सैनिक सब लड़ती है। इंडिया में तो इतना टफ टफ टेरेन है कि पूछे मत। और गांव का लड़का तो बचपने से सर कभी पहाड़ से छोड़ो, वो पुल पर से कूद के नहा रहा है। आप देखिए भाई गांव में क्या है, आप देखिएगा वो पुल पर से छरप के इतने को नहा रहा है। पोखरा में कभी भैंसी चला गया, लेके चला गया, कभी कुछ। इतना ना एक्सपीरियंस पहले ही हो गया है कि सब सैनिक में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, आराम से चल जाएगा, आसान चीज है। तो लॉजिक है कि जो मधेसी लोग हैं इस साउथ में रहे, और साउथ में रहने का मतलब है कि पहाड़ी जो है उनसे हम लोग कट ऑफ हो गए कि साथ रह गए, कट ऑफ हो गए। और ब्रिटिशर्स, मैंने बोला ये हरामखोर हर जगह काम किया है, तो यहां भी कांड करके चला गया। अब देखना जरा, अब क्या हो गया, 2015 के लगभग में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया।
मतलब नेपाली कांग्रेस जीता कि कम्युनिस्ट जीता? नेपाली कांग्रेस। और इनडायरेक्टली पूछू इंडिया की चाइना, तो इंडिया। जैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, चाइना को सबसे ज्यादा किरकिरी हुआ कि हमारा तो चला नहीं। और मैंने बोला कि इंडिया ने यूएसए से थोड़ा दबाव डलवा भी दिया था कि मामला जो है चलो। और मैंने क्या बोला, इंडिया बड़ा तेज आदमी है, उसको किसको कितना इस्तेमाल कैसे करना है उसको पता है। वो अलग बात है कि कभी कभी हम लोग इमोशंस में धोखा खा जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को ये बात पता है कि किसका इस्तेमाल कितना करना है। अब जरा देखिए, यहां पे नेपाल जो है जैसी हुआ, तो यहां पे जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सारा कुछ उलट पुलट हो गया। इधर पहला आर्टिकल 21 में क्या बोला गया था, जो बोला गया था उस आर्टिकल को ही चेंज करके आर्टिकल 42 कर दिया गया। नाम मतलब काम जो है सेम रहा, आर्टिकल बदल गया। और क्या लिख दिया गया, आर्टिकल 42 इन विच इट इज सेड दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब जो चीज पहले था उसी का मामला उलट कर दिया गया, इसलिए आर्टिकल शायद दोगुना कर दिया होगा, ध्यान से समझिए। दूसरा 63 क्लॉज 3 चेंज करके आर्टिकल क्या कर दिया गया, 84। और इसमें बोला गया कि भैया पॉपुलेशन विल नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटेशन। जितना जनसंख्या है उस हिसाब से सीट नहीं मिलेगा, बल्कि जो डिसाइड होगा वही सीट मिलेगा। तो सर डिसाइड कौन करेगा, तो पहाड़ी वाले लोग डिसाइड करेंगे। यानी कि फिर से मधेसी को काटने का तरीका शुरू। क्या सुन पा रहे हैं? बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है, जो बोले ऐसा ना। ठीक है, आगे बोलते रहना है। आर्टिकल 282 जो है इज एडेड इन विच सेड दैट नेपालीज हु हैड ऑब्टेन सिटीजनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नेपाली जिन्होंने नागरिकता ले लिया है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब वंश, जिनका वंश जो है वहां पे रहा और लोग वही लोग नागरिकता ले पाएंगे। अब मधेसी लोग को तो कौन लेके गया था, अंग्रेज, और कुछ लोग काम करने चले गए थे, तो इनका वंश कहेगा, इनका वंश निर्वंश, अरे है ना। तो लॉजिक है, इनका कोई वंश था नहीं, तो सीधा सा बात है कि जो लोग नेपाली होंगे वंशज के, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे पीएम पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और पीएम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कोई डायरेक्ट तो बनता नहीं है, और जब तक एमएलए नहीं बनेगा, जब तक एमपी नहीं बनेगा, उसके बाद ही तभी प्रोसेस होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमने मधेसी को सीधा का सीधा कान छाट दिया। कुछ बुझा रहे हैं? अब आप इंडिया में आप रह रहे हैं, आप यहां बहुत सालों से रह रहे हैं, अब आपको बोल दिया जाएगा जो लोग इंडिया का नहीं है, उसका दादा और वंशाल नहीं है, ठीक है, वो नहीं इलेक्शन में खड़ा होगा। मामला तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि सर जो आदमी यहाँ पे पिछले 40 साल से रह रहा है और अचानक से नियम आ जाए तो किसी के लिए दुखदायी हो जाएगा। और ये मधेसी को सिर्फ क्या है, छांटने के लिए था, दूसरा कुछ नहीं। तो जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंज हुआ, फिर से पूछ रहा हूं, क्या फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया? नहीं। क्या पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दिया गया? नहीं। और क्या कोई ऐसा जो इस सिटीजनशिप की बात की गई है, क्या किसी को भी सिटीजनशिप दिया गया या सिर्फ वंशानुगत को? वंशानुगत को, जिनके पास था वही इलेक्शन लड़ सकते थे, बात खत्म। अब जैसे ये हुआ तो मधेसी लोग वे आर नॉट ऑफ डिसेंट, दे वे आर नेचुरलाइज्ड, एंड मधेसी लोग इंडियन ही थे जिनको अंग्रेज लेकर गए थे, एंड कुछ लोग जो है खाने कमाने के लिए गए थे। सो मधेसी को सिंपली डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली को कर दिया गया था। कुछ समझ में आया? और मैंने बोला जब आपका घर और आपके घर में 2 बंटवारे हो जाए तो फिर फायदा कोई तीसरा उठाएगा ही उठाएगा, काम होना तय है। इसलिए आंगन था, एक आंगन ठीक है, अब एक आंगन में को दीवार घेर देगा, 2 बंटवारा हो गया तो मामला बेकार हो जाएगा। बुझा रहे हैं ना गांव में जो होता है जिस तरीके से। तो ओवरऑल हमको देखने को क्या मिल रहा है, पहला इधर देखो, अगर मधेसी लोग का पॉपुलेशन कम होता ना तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मधेसी लोग का पॉपुलेशन लगभग उतना था जितना पहाड़ी लोगों का था, और इतने लोगों को आप एक साथ डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। कुछ बुझा रहा है? इतिहास गवाह है, जो जो लोग अपने देश के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया है बर्बाद हुआ है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक। उसके बाद और जितने भी वर्ल्ड वाइड लोग, म्यांमार आगे आएगा, उसमें भी सेम कांड होगा। जो जो लोग ऐसे किया है बर्बाद हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने घर में हैं और भाई के साथ बंटवारा हो गया, बर्बाद होना तय है। ये मान लीजिए आप, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, भाई के साथ बंटवारा हुआ, बर्बाद होना तय है। बाकी अब मान लिए तो मान लिए, कुछ लोग अलग रह के भी खुश रहते हैं। कुछ बुझा रहा है? अरे है ना, बोलिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमको देखने को क्या मिलेगा, मधेसी एक नया समस्या क्रिएट हुआ है। यहां पे एक डेटा लिखा हुआ है,
पहाड़ी जो है एरिया, देयर वाज वन रिप्रेजेंटेशन फॉर 5,000 पीपल एंड इन तराई रीजन वन फॉर 1 लाख पीपल। अब बताओ 5 लाख पे एक आदमी को सीट दिया गया और उधर 5,000 है, उस पे 2 आदमी या 1 आदमी को सीट दे दिया। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इतना बड़ा डिफरेंस आएगा तो कोई सहेगा नहीं। सो फाइनली अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या नेपाल में सिविल वार लायक होने वाला है कि नहीं होने वाला है? सिविल वार वाला सिचुएशन हो रहा है। अच्छा, जैसे ही संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नेपाली कांग्रेस खूब खुश था। इंडिया को बोला बना देनी कॉलेज बना देनी। इंडिया बोला संविधान को हम नोटेड कर रहे हैं, नोटेड क्या है रे? तो इंडिया बोला ऐसा है, जो तुम संविधान बनाए हो वो संविधान बराबर सबके लिए है नहीं, तो हम इस संविधान के पक्ष में नहीं। लेकिन इंडिया का देखो बड़ा स्पष्ट रूप से, मैंने बोला इंडिया कभी भी, इंडिया बोला कि पहले तो हमारा औकात नहीं है कि तुमको हम आपके तुम्हारे संविधान में कुछ हस्तक्षेप करें। पहली बात, तुम्हारा देश तुम बनाए, तुम जानो, क्लियर है यहां तक। लेकिन दूसरा, अगर तुम पूछ ही रहे हो हमसे, तो हम ये बोलेंगे कि संविधान तुम्हारा भैया नोटेड है। नोटेड है मतलब अभी हम देखेंगे। अब नेपाली कांग्रेस को लग गया बुरा, नोटेड क्या है, इतना मेहनत से संविधान बनाई, नोटेड कर दिया। यानी कि हम मानते ही नहीं है कि तुम्हारा संविधान अभी पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि तुमने किसको डिस्क्रिमिनेट किया है? मधेसी को। और सर ये मधेसी को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इधर देखना। तो इंडिया ने बेचारा बड़ा प्यार से बोला, इंडिया सेड कि वैसे तो हमारा कोई हक नहीं है आपके संविधान में हस्तक्षेप करने के लिए, अपन लोग क्लियर है। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं, सो वी सेड कि आर्टिकल 42, 84, 282 इज डिस्क्रिमिनेटरी। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला? नोटेड बोला। और बोला इंडिया ने कि अगर आप इन तीनों आर्टिकल में सुधार कर ले, देन हम पूरा दिल से वेलकम करेंगे आपके संविधान का। कुछ बुझा रहा है? जोर से बोलिए, हे पत्थर मुख, जोर से, यस और नो? तो सर आगे नेक्स्ट, ऑल्दो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज वेरी यूनिक। मैंने क्यों बोला नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है? इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पे सर मैंने बोला ट्रांसजेंडर को राइट्स मिला है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला। और उसके बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखें तो 2 चीज का डिफरेंस है। पहला, यहाँ पे राजनीति वाले लोग ही बनाए संविधान को, हमारे स्पेशलिस्ट लोग बनाए, उसमें लॉयर भी थे, लीडर्स भी थे, और अलग अलग जो है सब डिपार्टमेंट का एकदम ज्ञानी पुरुष लोग थे। यहाँ पर नेताजी बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वी डोंट हैव द ट्रांसजेंडर राइट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। हमने ट्रांसजेंडर के लिए कोई राइट्स नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए राइट्स दिया। तो एक ओपननेस, प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखा। आगे, इलेक्शन का एक्सपीरियंस हम लोग को था नहीं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, सब नए नए थे। और यहाँ पे तो इलेक्शन 2-3 बार होके जन आंदोलन सब हो गया है, आप समझ पा रहे हैं, तब जाकर संविधान बना है। तो लॉजिक क्या है? अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के, नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन को वेलकम किया कि नोटेड किया? नोटेड किया, और बोला कि अगर आराम से चेंज कर सकते हैं तो हम इसमें जो है आराम से वेलकम करेंगे। क्लियर है यहां तक? नोटेड मतलब हुआ कि भैया हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो मान रहे हैं ना ही अपमान कर रहे हैं, हम बस इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीजें डिस्क्रिमिनेटरी है, जब वो चीजें हट जाएंगी तब हम वेलकम करेंगे। जैसे हम नहीं बोल देते हैं, कोई आया आपके पास साइकिल लेके और पूछा कि कैसा है, या कपड़ा पहन के जाए, कपड़ा ज्यादा बेस्ट एग्जांपल रहेगा, कपड़ा पहन के नहीं है। एक तो आप, मैंने बोला आदत होता है कि जब तक कोई कपड़ा पहनेगा, जब तक कोई 3 आदमी नहीं बोल दे कि ठीक लग रहा है, आज एकदम आज फाड़ जाओ, आज कितना लोग गिरी, आज पते नहीं किया, ऐसा बोल नहीं देता, तब तो विश्वास नहीं होता कि हम अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ लोग आईने में देख नहीं बोलता, अरे बाप रे क्या लग रहे हैं, आईना कहीं फूट ना जा, समझता। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि आईने में देख के जो है अलग अलग पे काम कर देता है। तो उस तरीके का क्या होता है, जब तक ठप्पा नहीं मिले तब तक मामला जो है। अब आपने क्या बोल दिया कपड़े वाले को कि नहीं, मतलब ठीक है, उतना खराब भी नहीं है, ठीक है, अधिकतर लोग यही बोल देते। तो वो भी आदमी चिड़चिड़ाए, ठीक से बोला ना, या तो हाँ या ना बोलो, वो भी चिड़चिड़ापन उसमें भी हो जाता है कि देखो भाई बढ़िया है, जैसे बोला ऐसे नहीं, देखो। अब कुछ लोग बिना देखले बोल लेते हैं, ठीक है जा जा। अब ये जो है सिचुएशन क्या है, तो लॉजिक है कि जब आप ये बोल दें कि भाई ठीक भी है बेकार भी है, दोनों मिक्स आएगा पूरा होकर, तब हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लॉजिक है कि सर नेपाली कांग्रेस पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर बन गया कि यार इंडिया की वजह से सब कुछ किए, इंडिया ही नोटेड बोल दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नेपाली कांग्रेस ने, ध्यान से समझिए, विरोध नहीं किया, इसका विरोध किया, लेकिन नेपाली कांग्रेस बना अकेले नहीं रहा था, उसमें बहुत सारे लोग थे और दबाव उनके ग्रुप में भी था, और नेपाली कांग्रेस को सत्ता में भी रहना था। अब उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका वोट बैंक पहाड़ी था, ध्यान से समझिए। अब वोट बैंक पहाड़ी था तो पहाड़ी को उदास नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए, हम यहाँ के हैं। और दूसरा, अरे भाई जिस तरह से सिन्हली डिमांड कर रहे थे, और सर वो लोग डिमांड के चक्कर में वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि जो बच्चा कुचा मेरा वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? जो से बोले सुनो।
अब मैं पत्थर मुख बोलूं कि लोहा मुख बोलूं, तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा, रेडी रहिएगा। देखो रिस्पॉन्ड करते रहोगे तो मजा आते रहेगा। पढ़ने का जब मन नहीं रहता है तो आप बोलना, हम बार बार बोलते हैं, हमको भी थोड़ा गैप मिलेगा, तुमको भी गैप मिलेगा। आराम से 1 महीना पसंद से बंद करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तो जब ऐसा हो तो बताओ, हमको भी ठीक रहता है। चलो आगे आओ। तो नेक्स्ट उसके बाद आते हैं 2 चीज। तो हम यहां तक क्या दिखे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को नोटेड रखा, नेपाली कांग्रेस प्रेशर में है, और ओवरऑल बात करें तो राजा जी जो है लगभग लगभग अब दरकिनार दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और अभी पूरा का पूरा वर्चस्व किसका चल रहा है, डेमोक्रेसी का। अब इसी चीज को जो हमने वहां तक रोका है, वही डिमांड वापस से अब लोग का क्या आ रहा है कि राजा जी को वापस बुलाइए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी नेपाली कांग्रेस और जो भी पार्टीज अलग अलग हैं, अब हमको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अभी प्रेजेंट में लोगों को क्या चाहिए, मोनार्की। हमको लग रहा है लोग का दिमाग खिसक गया है थोड़ा, और दिमाग खिसकने के पीछे भी कारण किसका है, क्योंकि लोग ने, बात सही भी है कि वहां के जो राजनेता लोग हैं वो लोग ठीक काम नहीं किए, आपस में खाली लड़े हैं, खाली इधर उधर किए हैं, तो इसलिए लोग का थोड़ा भरोसा चला गया है। बहरहाल आगे देखेंगे न्यूज में, जैसा जैसा आएगा अपडेट करते चले जाएंगे। अब नेपाल पे जैसे ही न्यूज आया, सब लोग अपना पढ़ने लगे, करंट अफेयर भर हाँ 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 करके बना दिया 10 को 15 को वीडियो। भाई ये आप एक बार पढ़े, आपको पता लगना चाहिए क्या है क्या नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा। अपडेट कर लीजिए, आगे बढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए। तो ये पूरा मुद्दा तो हो गया। अब सर मुद्दा इंडिया का आ गया, और अब दिखेगा आपको हड़कंप इंडिया में और नेपाल में। चाइना उन्हें सोखसा देता है बार बार कि देखो सबको जो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुआ है कैसे हुआ, इधर देखिए। क्या पाकिस्तान ने यह बात बोला था कि इंडिया कल नहीं कल हमको कभी भी मिलिट्री का इस्तेमाल करके कब्जा कर लेगा? उसको भी डर था। क्या श्रीलंका को डर था? अरे तभी तो हराम को श्रीलंका भी तो बोला कि हमको डर है कि जो इंडिया है वो तमिल के लेकर हमारा वर्चस्व कायम करेगा। नेपाल का भी वही हाल है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पड़ोसी 3-4 एक ही बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस उनके अंदर भरा गया है। अरे भाई आपके 4 लोग आसपास के हैं और चारों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इसका मतलब रायता तो फैला है, और रायता फैला है तो कोई ना कोई फैलाया है, और रायता फैलाने वाले कोई और नहीं है, एक हमारा प्यारा दोस्त है ही है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर किससे है? हमसे है। अब आप सोचिए, एक बार अचानक से चारों कंट्री कैसे ये बोल देगा कि हमको कि इंडिया हम पे कब्जा कर लेगा, जबकि इंडिया का इतिहास सब जानता है कि ऐसा नहीं है, फिर भी बोल रहा है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ बुझा रहा है। अब चाइना जो है ये कभी कभी हरामखोर, उधर ब्रिटेन, अब चूंकि ब्रिटेन किसका बेटा है, अब यूएसए का, तो कभी कभी बेटा बाप से लड़ाई कर लेता है, तो कभी कभी यूएसए से लड़ाई करके चाइना वाला बात करने लगता है। तो जो है मदद इस तरीके से कर देता है कि ये एक साइकोलॉजिकल मीडिया में क्रिएट हो गया है कि इंडिया जो है कभी भी कैप्चर कर सकता है, क्योंकि वर्चस्व इसके पास। इसलिए श्रीलंका भी डर जाता है, नेपाल भी डर जाता है, पाकिस्तान का बात ही छोड़ो। कुछ बुझा रहा है? तो सर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, इससे आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर इतना कुंठा भाव क्यों भरा हुआ है, या श्रीलंका के भाव क्यों भरा हुआ है। डायरेक्ट देखो, पहला मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन, याद है? बोला था कि जो भी नदी, फिर से बोल रहा हूं, जो से बोलो वैसा हो जाएगा, पढ़ाया था। अपर राइपेरियन क्या बोला था? जो नदी ऊपर से आ रही है, जहां मैंने पैरा डिप्लोमेसी पढ़ाया था और सिक्किम में पढ़ाया था कि कौन नदी थी, तीस्ता रिवर, कि ऊपर से आ रही है तो भैया जहां से ओरिजिन हो रही है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, सीधा सी बात है। और जो नीचे बांग्लादेश तक आ रही है तो उसका पॉपुलेशन, सॉरी उसका जो परसेंटेज है पानी का, उसको कम मिलना चाहिए। तो बांग्लादेश डिमांड क्या करता है? 50-50 चाहिए। समझ में आ रहा है? और ममता बनर्जी इसीलिए 25-25 कर देती है। कुछ समझ में आ रहा है? तो लॉजिक है कि अगर इस तरीके का अपर राइपेरियन जो भी कंट्री है उसके पास नेचुरल चीज है, वो अपने पास बेस ज्यादा रखेगा। देखो नेपाल चूंकि हिमालय का पार्ट है, इधर ध्यान से समझना। तो नेपाल अगर अपर राइपेरियन और पार्ट ऑफ हिमालय है, ये इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको आ जाएगा। तो ये फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो सदाबहार है, पेरेनियल। सदाबहार समझते हैं? जहां पे पानी जो है सदाबहार है, ऐसा नहीं कि सारे आम मोती झील टाइप। हालांकि यहाँ भी सदाबहार पानी रहता है, लेकिन वो नाली करता है, समझ में आ रहा है? मतलब रिवर्स नहीं रहता है, यहाँ भी सदाबहार चलता रहता है। तो लॉजिक ये है कि सदाबहार नदियां जब कोई भी है, ऊपर है, ग्लेशियर से आराम से फ्लो कर रहा है, तो उसका पानी हमेशा रहेगा। अब इतनी सारी नदियां जो सदाबहार है, उसका इस्तेमाल कैसे हो? नेपाल हैज वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर, क्योंकि सर नेपाल के पास इतने सारे रिवर्स है, इतना कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकता है। लेकिन जानते हैं आज भी नेपाल में 14-15 घंटा लाइट कटले रहता है, और जनरेटर लेके जाता है यहाँ से सब इंडिया से। अब पहाड़ में इतना ना जनरेटर आवाज करता है, धक 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 धक, पहाड़ बाहर गूंजता है आवाज।
तो नेपाल के अंदर कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जैसे काठमांडू और ऊपर जाइएगा तो वहां पे आपको लाइन मिल जाता है। इसलिए नहीं कि वहां लाइन है, क्योंकि जनरेटर बहुत बड़ा बड़ा इंडिया से इंपोर्ट करके ले गया हुआ है। और हरामखोर उन लोग को इंडिया जब समझाता है कि भाई इतना कैपेसिटी है, रिवर है, हम सब दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, कहता है ना तुम हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कब्जा कर लगे। इंडिया बोला गजब का बेउदार, समझ पा रहे, इतना वाहियात किसका सोच होगा। इधर देखिए 80,000 मेगावाट अप्रोक्स कैपेसिटी है नेपाल के पास, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है पानी से सिर्फ 80,000 मेगावाट, मेगा 10⁶, और तब उसके बाद फिर वाट। तो लॉजिक क्या है समझने का, इतना कैपेसिटी है लेकिन अभी है जानते कितना, 800 मेगावाट कैपेसिटी है। ऐसा ही आपका बोल रहे हैं कैपेसिटी आईएएस का है, लेकिन चपरासी पे रुके हुए हैं सब। क्यों? क्योंकि उस कैपेसिटी को मेहनत करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए मेहनत करना पड़ता, जो नहीं करते। तो कैपेसिटी हर किसी के पास है, लेकिन बस उसके पास अवेलेबल चीजें कमी रहती है। क्यों? क्योंकि मेहनत ही नहीं करता है। क्या हो जाए, यही लेकिन काट लें, काट लो। अब समझ में आ रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, कैपेसिटी नेपाल का भी कितना है, 80,000 का। और ये सर कोई ये डेटा रफ आइडिया है, इससे ज्यादा का कैपेसिटी है। और ये डेटा कोई हम और कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं पब्लिश कर रही है, ये नेपाल गवर्नमेंट के पास है, अथॉरिटी। अब उनके पास इतना कैपेसिटी, आप सोचिए आपके पास कैपेसिटी इतना आईएएस बनने का, और फिर भी आप अगर एसएससी रेलवे में फंसे हुए हैं, तो गलती कहीं ना कहीं आप ही का है। इधर देखिए, इंडिया ने बोला बेटा ऐसा है, नेपाल में आज भी 15-16 घंटा बिजली नहीं रहती, और वहां के लोग यूज्ड टू हो गए हैं। देखो दो तरीके हैं, एक आपको प्रॉब्लम आए तो उसी में ऐसा ही बन जाओ, आदत उसी से लाचार। एक दूसरा सोल्यूशन ढूंढ लो, मेहनत कर लो, दो तरीका है। अब दो तरीका में से आपको जो ठीक लगे वो कर लो। कुछ लोग यूज्ड टू हो जाते हैं उसी में, क्या हो गया, क्या हो जाए, ये नहीं कि समस्या जो है निपटाएगा, नहीं हो गया। अब उसमें अगर मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, वो जा रही है 10 किलोमीटर पानी भरने, क्या हो गया, आप बताइए। अब इस टाइप के मनहूसियत का क्या कहना है, जिसका फीलिंग्स ही मर जाए, जिसका इमोशंस ही मर जाए, जीने का सारा तमन्ना ही मर जाए, उसको फिर क्या पत्थर में कोई हो जाता है। पत्थर में जो से बोले ऐसा ना हो, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि सर अगर आप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का आदत है तो आप आईएएस हैं, आप बनिएगा आईएएस, छोटा हो बड़ा हो बन जाइएगा। अगर आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे रहे हैं तो फिर बेकार चीज है, ध्यान से समझिए। इधर 5 स्टार होटल बनते समय इंडिया से बड़े बड़े जनरेटर इंपोर्ट हुए, और काठमांडू में बहुत सारे पुलिस लोग ना, नेताजी लोग उधर भेटाएंगे आपको। काठमांडू कुछ और चीजों के लिए भी प्रचलित है, एक तो क्रिमिनल लोग इधर से पहुंच जाते हैं, दूसरा उधर से और भी बहुत सारा जो है जितना इलीगल ट्रेड होता है, ड्रग्स से लेकर सारा कुछ सब उधर होता है। और सर मैंने बोला अगर सिर्फ एक ट्रीटी साइन हो जाए, कौन सा ट्रीटी बताओ, एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाए तो बहुत मामला रुक जाएगा, बहुत। लेकिन नेताजी लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेताजी लोग उसी में सेफ हैं। इधर देखो जितना घोड़ा है जो आया इस सीमा हैदर और फलना डिंगाना, हालांकि सबको तवज्जो देना नहीं है, लेकिन सब है कहा नेपाल से। अरे कुछ बुझा रहा है, वहां से दुबई, वहां से नेपाल, अच्छा सब इधर मस्ती में कोई अलग अलग न्यूज चल रहा है, समझ में आ रहा है। कोई ऐसा बोल रहा है सीमा तो सचिन का प्यार, ये अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसी का कितना बड़ा गलती है कि चुपचाप आ भी गया, इन लोगों को पता भी नहीं चला। हाँ, तो इस बात पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा है कि सर एक नॉर्मल आदमी कैसे बिना सिक्योरिटी, इतना बड़ा मिलिट्री इंटेलिजेंस को छोड़ छाड़ के आ गया और कोई पता आता नहीं, कुछ बुझा रहा है। तो इसका किसी को नहीं पड़ा है, बाकी सबको अलग अलग पड़ा है कि वो उसका वीडियो देखना है, उसका रील्स बनाना है, उसका इंटरव्यू लेना है। बताइए उसको बाथरूम तक नहीं जाने दे रहा है इंटरव्यू, वो मीडिया भरा हुआ है, पानी भाई पानी पी लो, पानी नहीं पीने दे रहा है, गजब हाल है। मीडिया यही दिखाता है कि जो जरूरी चीज है उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सब दिखा रहे हैं। तो लॉजिक क्या है, नेपाल में एक्सट्राडिशन ट्रीटी अगर साइन हो जाए तो बहुत मामला आसान हो जाएगा, बुझा रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि नेताजी को जाके ऐश करना है उधर, बहुत सारा नेता से उधर मिलेगा, आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारा मिलेगा, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे उधर। इधर नेपाल हैज ऑल्सो सोलर पोटेंशियल भी है, लेकिन सर खाली पोटेंशियल से थोड़ी हो जाता है, मेहनत भी तो करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल करना होता है। इंडिया बोला कि हम तुमको सोलर पोटेंशियल है बनाएंगे, सोलर पावर प्लांट और ये सब करके, क्योंकि हम भी इंटरनेशनल सोलर लैंड तो बना ही रहे हैं। अरे है ना, नेपाल का नहीं, आप हम पे कब्जा कर लीजिएगा इंडिया बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इधर देखिए, अब कंपैरेटिवली सोलर पावर जो है पॉसिबल है, इसलिए काठमांडू में जो है एक वहां पे काम चल रहा है सोलर का, एंड इंडिया हैज ह्यूज मार्केट एक्सेस देयर। उसके बाद नेपाल हैज पोटेंशियल, बट आगे लाइन पढ़ना, बट कांट डू इट बिकॉज, पहला रीजन नेपाल को डर है कि साउथ में ही हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, ध्यान से समझना।
इधर देखो, पावर प्लांट कहां लगाओगे? पानी का रफ्तार जहां सबसे तेज होगा वहां लगाओगे। अरे देखो ना, तो सर टरबाइन लगा दिए ऊपर पानी चला क्या ना चाहेगा? टरबाइन में न जाने के लिए स्पीड चाहिए, तो अब यहां से पानी का फ्लो आ रहा है पूरा तेज में, तो आप यहां पे टरबाइन लगाएंगे तब उसको क्या है, नचाएगा। और ये साउथ में लगाएंगे, कहां लगाएंगे? और साउथ में कौन सा एरिया में? मधेसी लोग इधर ही रह रहे हैं, अरे है ना। तो नेपाल को लगता है कि नहीं, खाली मधेसी को फायदा हो जाएगा, हमको फायदा। अब इतना मतलब इसको एक ठेठ भाषा में बोकांडी आदमी बोलते हैं, आप समझ पा रहे क्या है? आप सोच के देखिए, इतना मतलब आदमी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो सारा का सारा ही रख लेगा। आप सोच के देखिए, मतलब जो है ये इसको दो रीजन बोलते हैं। अगर ये एक साथ सारा का सारा कुछ रख ले तो आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, सिर्फ मधेसी इस्तेमाल करेंगे, अरे सबका भला होगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। जैसे कुछ आदमी नहीं होते स्टूडेंट जो किसी को बताना नहीं चाहता या किसी को नोट्स नहीं देना चाहता कि भाई वो सीख लेगा, ये नेगेटिव अप्रोच है। जबकि अगर उसको मदद कर रहा है कि ले तू मदद कर ले, अपना पढ़ रहा है, इस दुनिया में नेगेटिव अप्रोच उसके पास रहेगा जो मेहनत नहीं कर रहा है। जो पढ़ेगा ना, जो पढ़ रहा है, जो मैं, उसको कोई डर नहीं रहता, वो सबको अपना नोट दे देगा, वो सबको अपना मदद कर देगा, क्योंकि वो भरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है, विश्वास है अपने भी, मेहनत कर लेंगे। और जो मेहनत नहीं करेगा वो कॉपी भी किसी को जल्दी नहीं देगा, और उसको इनसिक्योरिटी भी होगा, उल्टा उसको सिखाएगा भी कि अब की बार एग्जाम मत दियो, अगला साल दियो। आप समझ पा रहे हैं? ये इस टाइप के महानुभाव बहुत सारे मिलेंगे आपको इस फील्ड में। तो लॉजिक क्या है कि अगर जब हम बात करते हैं इस तरीके का, तो नेपाल का नेगेटिविटी आपको साफ दिखता है। पहला ये, नेपाल हैज पोटेंशियल बट कांट डू इट। नेपाल को डर है कि साउथ में हाइड्रो पावर लगा पाएगा, बिकॉज वाटर का फ्लो नॉर्थ से नीचे ही जाएगा। अरे है ना, आइए जरा नीचे। एंड उधर साउथ में मधेसी रहते हैं, इसलिए इंडिया अपना पावर कैप्चर कर लेगा और मधेसी के थ्रू काम करेगा। बट बेवकूफ को ये नहीं पता कि जो भूटान जिनको पढ़ाया हूं, भूटान का रिलेशन अगर याद हो तो इंडिया ने भूटान को क्या किया, पाला है एक तरीके से, और ऐसा पाल के इतना बड़ा लेवल पे किया है कि वो भी कम से कम देखना चाहिए उसको। लेकिन सर ये भी नहीं देखता है। आगे, नेपाल ने चाइना को ऑफर दिया। किसको दिया ऑफर? भैया जब प्यार उधर है तो फिर कहां से इसका मन इधर आएगा? आप समझ पा रहे हैं, मन उधर ही जाएगा। चाइना को ऑफर दिया, चाइना बोला बस 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 यही चाहिए, हम पूरा प्लांट लगाएंगे। आप समझ में आ रहे? और जब तुम प्लांट का पैसा नहीं चुका पाओगे तो क्या करेंगे? जमीनवा दे देना अपना, जमीन ही तो घरे दे देना, पार्लियामेंट में हम बैठेंगे। आप समझ में आ रहे? इधर देखिए, चाइना को ऑफर दिया कि प्लांट लगाए, देन इंडिया ने नेपाल को सिर्फ एक ही बात बोला कि भैया ऐसा है, तुम अपना चाइना से जो मदद लेना है ले लो, लेकिन अगर चाइना अगर मधेसी और साउथ में आकर कुछ किया तो हम पे नजर रखेगा, क्योंकि साउथ में आ गया तो हमारे पास आ गया, क्लोज आ गया, तो मधेसी के थ्रू अगर हम पे नजर रखता है या अगर इंडिया पे नजर रखता है तो जिम्मेदार बेटा तुम होगे, और तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो इंडिया ने सिंपल बोला कि तुमको जिससे मदद लेना है लो, लेकिन तुम ये ध्यान में रखना कि नेपाल अभी इनसिक्योरिटी में है कि क्या करे, और वाटर मैनेजमेंट वाली बात जो है अभी तक वही ठप पड़ा हुआ है। तो चाइना का बात जैसे है तो भाई इंडिया का बात बोलना था, क्योंकि इंडिया सिंपल क्यों बोलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए चाइना अगर हमारे बगल में बैठ जाएगा तो हमारा सिक्योरिटी भी तो थ्रेट में आएगा। तो इंडिया ने नेपाल को धमका दिया सिंपल कि जो करना है बेटा कर लो, लेकिन अगर साउथ में थोड़ा भी कुछ भी लीक हुआ तो समझना गर्दन दबोच के पूरा का पूरा मांस खींच लेंगे। आप समझ में आए? तो ये जो पूरा है नेपाल, अब नेपाल को थोड़ा सा सस्पेंस हो गया कि अभी तक प्यार से बोल रहा था इंडिया, अब आया है कि क्या नहीं बोलते हैं, एक मूवी का डायलॉग है कि ऐसा खरोच मारूंगा कि आधा किलो चिकन खींच लूंगा। समझ में आ रहा है? पेट का मटन जो है आगे बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से नेपाल अब की बार डर गया है, और नेपाल डरा है कि मेरा मटन चला जाएगा। आना जरा नीचे, नेक्स्ट। तो नेपाल, फिर से बोल रहा हूं, अपर राइपेरियन है कि लोअर राइपेरियन? अपर राइपेरियन। और नेपाल अपर राइपेरियन है तो उसके पास कैपेसिटी भी ज्यादा है, किसी का डिस्टर्बेंस भी नहीं है, किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं है। कम से कम हमारा जो बांग्लादेश के साथ ये है कि ऊपर से बांग्लादेश की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई आदमी दूसरा कोई कंट्री का कुछ बोल भी नहीं रहा है उसको कि भाई हमको तुम्हारा पानी चाहिए। ना इंडिया बोल रहा है, ना चाइना बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि पानी नहीं चाहिए। इनफैक्ट दोनों मदद ही कर रहे हैं आपका, और सर उसके बावजूद भी अगर मदद नहीं ले पा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता है कोई होगा। क्लियर है यहां तक? तो नेपाल का ओवरऑल स्टोरी अगर हम एक बार छाप देते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। पहला, आज की बात करें तो आपको क्या दिखेगा कि नेपाल के साथ ट्रीटी जो हमारा हो रहा है रिवर्स को लेकर, क्या नेपाल हमसे बहुत खुश है कि इनसिक्योर है? किस बात के लिए? उसको लगता है कि अपन कब्जा कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर इसको थोड़ा सा समझदारी होता तो ऐसा नहीं बोलता। और दूसरा, आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बात जो जो किया इंडिया ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नोटेड कहा कि फाइनल कर दिया? नोटेड किया। इंडिया अभी भी नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से नहीं मानता है, क्योंकि वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव रखे हुए हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आते हैं सर 212 के बाद 213 पे।
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको दो तीन चीज अब ध्यान से देखना है और मामला जो मजे लेना है। पहला, एक ऊपर में तीन नदी का नाम लिखा हुआ दिख पा रहा है, कोसी, गंडक और कौन सा है, महाकाली। एक ट्रीटी है इनमें। अच्छा, कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, ये सब जानते होंगे आप लोग, तो कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन कोसी भले शोक हो, नेपाल के लिए जो है वो एक ऐसा मुद्दा है कि हमको बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकता है। देखो ध्यान से, मैंने बोला हम लोग पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करते हैं, नेपाल हमारा पानी कंट्रोल कर देता है। भाई ज्यादा तेज बनिएगा, नेपाल उड़िया देगा। समझ में आ रहा है? पानी पता नहीं इतना ज्यादा उसके पास आ जाता है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि नेपाल को जो है मना उना के रखे, लेकिन फिर मैंने बोला इधर देखो, पहले नेपाल हमको आंख दिखाता था शुरुआत में, क्योंकि चाइना के सपोर्ट करता था। जैसे जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाओगे ना, पुष्पा फिल्म देखे हैं? कितना देखो, हाथ खड़े करो, वही बड़ा झुकेगा नहीं। तो पुष्पा फिल्म में एक बहुत अच्छा चीज दिखाया है। क्या दिखाया है? क्योंकि फिल्मी दुनिया तो थोड़ा मसाला बना के नहीं दिखाएगा तो कौन देखने जाए भाई? अगर रोज वैसा ही देखना है तो कौन देखने जाएगा? कुछ मसाला तो होना चाहिए। अब से आपको पता है ना कि इसके बाद जो चार्ट पेपर आता है गुड इंग्लिश का चार्ट पेपर देखते हैं, जिसमें होता है फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, किस लोग जानते हैं? एनिमल्स नेम। उस एनिमल्स नेम में रणबीर कपूर का भी फोटो है। आप समझ पा रहे? तो उसमें जो है नया एनिमल हुए हैं रणबीर। अब उसमें वो आ है नया अभी जो पहला कैलेंडर आपको मिलेगा इस साल का, उसमें आपको वहां पे नए एनिमल्स एक जुड़े हुए हैं जिनका नाम जो है दिया हुआ है। तो इस तरीके का कांड जो है बनाया हुआ है। अच्छा भाई, तो याद आ गया न्यू ईयर से कि आप लोग डायरी ले लीजिएगा ठाकुर प्रसाद का। फिर से बोल दे रहा हूं, डायरी आ गया मार्केट में, ले लीजिएगा। और जो पिछला साल लिए थे ना, देखिएगा आपने कितना यूटिलाइज किया, आपको पूरा अपना कैपेसिटी पता चल जाएगा। और इस साल भी अगर वैसा ही गया, बर्बाद हो। इसलिए ठाकुर प्रसाद का डायरी लेके रख लीजिएगा, छोटा वाला कैरी करने के लिए, और अपना उसमें जो भी है टारगेट 2024 का रख लीजिएगा। पिछले साल भी मैंने बोला था कुछ लोगों को लेने के लिए, पिछले साल जो लिए और जो यूटिलाइज नहीं किया अभी भी पड़ा हुआ है, तो अपना औकात देख लेना शीशा में, और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम किस लायक हैं, हमने कितना मेहनत किया है। इसीलिए हम दिलवाने के लिए बोले थे कि कम से कम तुम क्या लिखो क्या नहीं करोगे ना, उस साल के एंड में तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि बेटा तुम क्या बनने वाले हो। और इसलिए मैंने बोला डायरी देखकर आईडी लगाना बहुत इजी है किसी भी इंसान के लिए कि वो आगे कितना सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर आप 10 दिन में मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने कंटिन्यूटी को, तो आपसे क्या ही उम्मीद करूंगा मैं भी छोड़ चुका हूं। तो जो है उतना ही काम खत्म। जब आप अपने सुविधने लगाइएगा, हम खत्म बंद करिएगा, आप चलिए अपने घर में अपने घर। इसलिए मैंने बोला डायरी का एक फायदा हर साल इसलिए बोल देता हूं कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता ही चल जाएगा कि इस साल हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, और वो डायरी आपको बता देगा। तो भैया ले लीजिएगा, आज तक मरते दम तक निभाएंगे, बाकी आप अपना देख लो। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे कोसी गंडक और महाकाली वाला। सुन पा रहे हैं? जोर से बोलो ना। बुरा लग गया होगा सर? ऐसा भैया बुरा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, बुरा लगना, बुरा नहीं लग रहा है तब दिक्कत है। समझ में आ रहा है? बुरा हम लोग को कह दिलाना ऐसे करके, आप समझ में आ रहा है? आप जो काम कर देते हैं कैसे घर का बहुत। लेकिन आपको सोचो कि एक साल, मैं ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन सोच के देखो कि एक साल आप अपने डायरी को मेंटेन नहीं कर पाए, 6 महीना छोड़ो, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, और उसमें कुछ टारगेट्स आपने लिखा था, और उस टारगेट को देखना अब जाकर कि कितना उसमें कंप्लीट किए थे, कितना छोड़े थे, कितना हुआ था, धीरे धीरे तब एहसास होगा। अगर धीरे धीरे काम कंप्लीट होता गया है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं हुआ है तो कोशिश करो कि ठीक करें, हिम्मत मत हारो। हर साल हर बार ऐसा ही निकल जाएगा। अगर एक बार रिजोल्यूशन पूरा तगड़ा नहीं हुआ ना, ऐसे ही बैठे बैठे निकल जाएगा साल दर साल, और कुछ होने जाना नहीं है। इसीलिए कम से कम स्ट्रिक्टली एक बार अपने आप को खूब थोड़ा सा टफ एक काम करिए। और मैंने बार बार बोला है कि जब आप लोग को मन हो कि नहीं सर अब हमारा हो गया था, हम बोले एकदम प्यार से बोल दो सर अब हो गया, अब जा रहे हैं, एकदम जाओ, समझ में आ रहा है? एकदम बता देना, हम भी रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि जो उम्मीद बचा खुचा है जिससे, वो भी मामला खत्म हो जाएगा, फिर हम भी फ्री आप भी फ्री। तो डायरी ले लीजिएगा ठाकुर प्रसाद का, दूसरा डायरी मत लीजिएगा किसी का। ठाकुर प्रसाद का लेने के पीछे कारण आपको 1000 बार बता चुका हूं। सारा बेसिक ज्ञान उसमें रहता है, सारा बेसिक चीज रहता है, प्लस उसको आप कितना भी मोड़ चमोड़ के रख लो, पॉकेट में रख लो, कैसे भी रख लो, कहीं पे भी इस्तेमाल होगा, कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। एटलीस्ट ये जरूर लिखना कि हम यार आगे करना क्या चाहते हैं, कम से कम जरूर लिखना इतना कि 2024 में हम रहना कहाँ चाहते हैं। जरूर आप 1 जनवरी से पहले लिख लेना कि हम 2024 में कहाँ अपने आप को देखते हैं। इतना लिख के छोड़ देना डायरी में, भले मेंटेन नहीं करना। हर बार जब डायरी को देखो ना, तब आपके अंदर कुछ ना कुछ आएगा। क्या पता अभी नहीं सही, 3-4 साल बाद सही, उस लेवल पे पहुंच जाओ। सोचना जरूरी है, एक बार सोच लिए तो काम हो जाएगा। बढ़ाओ आगे आगे। तो महाकाली में देखो 3 निबर। आप मुझे बताओ क्या नेपाल के पास पोटेंशियल है बनाने का कि नहीं है? है। जो से बोलो, पत्थर मुख नहीं बनना है। जो से बोलो, ये सुनो, दम लगा के थोड़ा बोलो कि एनर्जी आ जाए। तो सर 1954 में 2 चीज हुई। पहला, ये अभी रुक जाना, 1996 से पहले ये वाला देखना।
54 में कोसी रिवर के और इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुआ जिसमें 199 साल के लिए हुआ, अप्रोक्स 200 साल। क्या सुन पा रहे हो? कितना साल के लिए? इधर देखना, क्योंकि कोसी जो है नेपाल से ओरिजिनेट होकर बिहार की तरफ आती है। सुन पा रहे हो ध्यान से? तो कोसी का मेन कंट्रोल किसके पास होगा? नेपाल के पास। आना जरा। लेकिन हमने वहां पे एक गेट बनाया जिसको बराज बोलते हैं, और बराज का मतलब सिंपल गेट है, ध्यान से समझना। और यहां पे इसमें दो चीज होता है। इस बराज या गेट को बनाने का कारण यह है कि हम पानी के कंट्रोल को कंट्रोल कर सकें, मतलब पानी के बहाव को। जब अब उधर ज्यादा पानी चला गया तो लगा देता कि कंट्रोल हो जाए। सुन पा रहे हैं? और इसलिए हम उसके डिस्ट्रक्शन से बच रहे। लेकिन क्या हर साल कोसी लगभग बिहार को ठीक ठाक लेवल पे बर्बाद करता है? ध्यान से समझो। और कोसी के आने से सर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हर साल। गवर्नमेंट कितना भी कोशिश करती है फिर भी बाढ़ में पैकेज भिजवाना ही पड़ता है। ये नहीं कि बाढ़ कंट्रोल कर ले, लेकिन फिर भी पैकेट जो है जाता है। और इधर देखिए, और इसलिए कुछ कुछ मुद्दा राजनीति हो भी जाता है। इधर देखिए, कोसी को कंट्रोल करने का सिंपल एक ही तरीका है। अगर नेपाल के साथ अच्छा रेगुलेशंस बन जाए और कुछ हम अपने रोड वगैरह और बांध वगैरह को खाली मेंटेन कर दे, बनाना भी नहीं है, मेंटेन भी कर देना, तब भी मामला हो जाएगा। लेकिन कम वक्त हर साल सुनने को क्या मिलता है कि देखे थे शाम में गया वो बांधे काटत रहे। आप समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बांध काट के और उसके बाद उस पर राजनीति खेलते हैं। अलग अलग लेवल पे होता है। अगर उसका सिचुएशन मैं बताऊंगा बाढ़ का क्या क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान के अंदर इतना जानवरपंती है जो उस मतलब जिसका सोच से परे है, लेकिन फिर भी अभी कंट्रोल में है। इस साल आई थिंक नहीं आया था। इस साल जो है बर्बादी कम हुआ क्योंकि इस साल ज्यादा बारिश पे हुआ नहीं, तो थोड़ा काम जो है मेंटेन हो गया। इधर आइए, डिस्ट्रक्शन ना हो, इसको इंडिया ने ही बनाया है। और इंडिया ने ही उसको, इधर देखो, दो तरीके होते हैं, दो। एक होता है कि आपने बनाया, मतलब आपने जो है कंस्ट्रक्ट किया, आपने उसको ऑपरेट किया, और आपने ऑपरेट कर उसको ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से समझो, मतलब हमने आपके घर में, आपके देश में उस एक बराज को बनाया, हमने उसको ऑपरेट भी किया, और ऑपरेट करने के बाद जब सब ठीक रहा फिर हमने आपको ट्रांसफर कर दिया कि अब आप काम चलिए। क्लियर? दूसरा तरीका होता है, हमने बनाया, हम दोनों मिलकर ऑपरेट भी करेंगे, और ऑपरेट हम लोग लंबा साल तक के लिए करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों सहमति से। ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, दोनों मिलकर करेंगे। सुन पा रहे हैं? यानी कि उस आदमी के, यानी कि उस बराज के गेट पे आपका भी सैनिक रहेगा, मेरा भी सैनिक रहेगा, दोनों मिलकर काम चलेंगे। क्लियर है? आना नीचे। इधर देखना, 199 साल के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन सर 1990 में याद करो चाइना आया, और चाइना धीरे धीरे 1994 में आकर पावर में आया इधर। तो 1990 में चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो क्या बोल रहा है कि बराज तो 50 साल के लिए होता है। एक कानून बना रहा है। किसको बोला? नेपाल को। 50 साल के लिए तो तुमसे दूसरे साल के लिए कैसे साइन करवा लिया? तो इंडिया बोला कि दिमाग भी छोटा है, हाइट भी छोटा है। चाइना को बोला, ध्यान से समझना, क्या बोला कि बराज सिर्फ बनाना नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है? मेंटेन भी तो करना है। अरे सर्विसिंग उसका जरूरी है, मेंटेन भी तो करना है। तो खाली बना के छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो 199 ईयर के लिए इसलिए है क्योंकि उसमें मेंटेनेंस भी है, ऑपरेट करना है, उसको सबका सब साथ में मिलकर करना है। तो फाइनली नेपाल को थोड़ा समझ में आया। इंडिया सेड कि नेपाल को कि मेंटेन भी तो करो, जबकि इधर गेट पे इंडिया ने भी सैनिक बाद में बोला कि नेपाल को बुरा लग गया कि भाई हमका साथ धोखा कर दिया है, तो नेपाल को इनसिक्योरिटी हो गया। अच्छा मुझे बात बताओ, विचलित कमजोर आदमी जल्दी होगा कि स्ट्रांग आदमी होगा? कमजोर जब बहुत जल्दी विचलित होगा, उसको कोई बोल देगा थोड़ा के कहत रखो, अब वो एकदम परेशान हो गया तुमने। जो स्ट्रांग आदमी रहेगा उसको पकड़ के 2 बार थप्पड़ मारेगा, कहेगा कहत रखो, अब हम कहते रहे तू ओकरो से जाके कह दिए। ये जो है अगर इस तरीके का जो स्ट्रांग आदमी है, आप बहुत बच्चन ने कहानी सुने थे आसमान गिरा, कितने लोग सुने हो? खरगोश वाला, भागो भागो आसमान गिरा, बाद में शेरवा मिलता है, कहता रुकवा की रुकवा काट देगा दुनिया। स्ट्रांग रहता है कि कहाँ गिर रहा है, समझ में आ रहा है, जाकर देखता है कि नारियल गिर रहा है। तो लॉजिक क्या है कि वैसा ही जो चीज है यहाँ पे, जैसे नेपाल को कोई आदमी, अरे आपको कोई कुछ बोल दिया आपको बुरा लग गया, कभी कोई कुछ और बोल दिया, कभी आप किधर चले गए, कभी किधर चले गए, कुछ है पता नहीं आपका। इतना कमजोर आदमी कैसे हो सकते हैं आप कि आपको किसी ने बोला और आप जो है प्रभावित हो गए उससे? इस तरीके का कांड नहीं होना चाहिए, और पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने जो अपना पर्पस बनाया, जो टारगेट बना, उस पर कवर करते रहिए। बीच में कोई बोल दे ना अभी तो अब लो ये हो गया, दिमाग खराब। आपको ऐसे हजार नहीं लाख लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं नहीं हो। और जब जब कोई बोले कि नहीं होगा, तब तो समझ लेना कि उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गया है कि कर लेगा। ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर कोई आपको बोलना शुरू कर दिया है कि अगर आप मेहनत कर और बोलना शुरू कर देगा नहीं होगा, मतलब आप उसको पूरा धड़ लिया है कि ये कर देगा ही।
इसीलिए वो अब आपको बोलना स्टार्ट किया है, नहीं तो उसको पहले जब आप उसके साथ रहते थे ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता तो उसको कभी नहीं कुछ बोलेगा आपसे कि नहीं होगा। उस समय बोलता पता है क्या है, हो जाएगी। और जब आप पढ़िएगा रियल में, तब वो आदमी बोलना शुरू करेगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब उसको डर हो गया है। यही सबसे बड़ा फर्क है, और उसको आपको फर्क को समझ लेना है। आगे आइए। तो सर दो चीज हुआ, नेपाल को भी क्या हो गया, बेकार लग गया, कमजोर आदमी है, स्ट्रॉन्ग कमजोर। चाइना बोला, बुरा मान गया, तो इंडिया ने बोला एक काम कर, बराज पे हम भी बैठेंगे, बराज पे तू भी बैठना। अब वो अलग बात है कि नेपाल का सैनिक बैठा था, दिख भी नहीं करता था, अब समझना है, लेकिन सर फिर भी बराज पे इंडिया का सैनिक बैठा, किसने बैठा, नेपाल का। अब उसके बाद में इंडिया ने बोला कि अभी तुमको समझ में आएगा नहीं, बच्चा है तो मैच्योरिटी जब होगा तो समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा कि चाइना ने तुम्हारे साथ क्या गेम खेला है, तुम्हारा डेवलपमेंट ही रोक दिया है। और क्यों रोका है, अगर 199 साल इंडिया के साथ नहीं होकर चाइना के साथ हुआ रहता तो क्या सब ठीक चल रहा होता, नहीं चल रहा होता, चल रहा। लेकिन चूंकि चाइना को जो मिलने वाला था प्रोजेक्ट वो नहीं मिला, तो चाइना सर क्या गया, उसको वापस हो जाए, उल्टा सुल्टा काम कर दिया। ध्यान समझ रहे हैं। इधर 1959 में गंडक रिवर के साथ ट्रीटी साइन हुआ। अच्छा बताओ 1900 कब की बात कर रहा हूं, 54 की बात कर रहा हूं। 51 में इलेक्शन हुआ, याद करो, नेपाली कांग्रेस जीता, और उसके बाद लगभग 59 तक रहा कि नहीं रहा। तो सर हम जो गोसी के साथ जो ट्रीटी कर रहे हैं, वो शायद हम इसलिए भी कर पाए क्योंकि कौन उस समय था, नेपाली कांग्रेस, क्योंकि शायद हो सकता है कि रानाज होते तो चाइना का प्रेशर से नहीं कर पाते, लेकिन हमारा ट्रीटी साइन हुआ। क्लियर है यहां तक। दूसरा 1959 में फिर गंडक रिवर हुआ। इधर देखो, हमको पता था कि 1959 के इलेक्शंस के बाद फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 1959 के बाद नेपाली कांग्रेस खत्म, और फिर वापस कौन आ गया, रानाज, जो पार्टी लेस पंचायत सिस्टम बनाया। सुन पा रहे हैं, पत्थरमुख, जोर से, या सुनो, जल्दी बोलो। इधर देखना। अब सर जैसे हुआ 1959 में, तो हमने ट्रीटी साइन किया गंडक के साथ, और बोला 33,000 मेगावाट कैपेसिटी, 80,000 मेगावाट कैपेसिटी में से 33,000 मेगावाट कैपेसिटी तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नेपाल को देंगे गंडक रिवर से। क्या सुन पा रहे हैं ध्यान से। नेपाल भी खुश, सब खुश, लेकिन इसी बीच में चाइना पुश करेगा। इधर देखिए, सो इंडिया से कि 33,000 में से 10,000 जो है हम नॉर्थ में बना लेंगे, मतलब कहां, पहाड़ी वाले एरिया में, और उस बाद बोला गया कि बाकी जो 10,000 है साउथ में बना लेना, और जो बच रहा है 10,000, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पे भी जहां तुम बोलो वहां बना देंगे। अरे भाई नेपाल को, पहाड़ी को क्या दिक्कत था कि साउथ में नहीं बने, तो हमने क्या बोला कि 33,000 कैपेसिटी तक हम लोग बना सकते हैं। 33,000 में से 10,000 तुम पहाड़ी एरिया में बना लेना, 10,000 कहां बना लेंगे, मधेसी वाले एरिया में, और जो 10,000 बना रहा है वो 10,000 कैपेसिटी तुम जहां बोलोगे वहां हाइड्रो पावर प्लांट डाल देंगे। क्लियर है यहां तक। तो मुझे बताइए क्या कोई भेदभाव यहां बोल रहा है या सही है, सही है, और सबके लिए बराबर है। लेकिन सर क्या बोले, नेपाली से स्ट्रॉन्ग की कमजोर, महा कमजोर, बोकांडी, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये जैसी वर्ड बोला, उसके बाद आगे दो कांड हुआ। नेपाल ने उसके बाद कभी भी ये फैसला नहीं ले पाया कि 10,000 कहां लगाना है। इसको इस बात का खुशी नहीं है कि पूरा 10,000 यहां भी 10,000 है, ना 10,000 मधेसी कैसे जाएगा, 10,000 साउथ में नहीं बनने चाहिए। तो नहीं बोले इंसान का खुशी कैसे है, दुखी कैसे है, इंसान दुख कैसे है, अपने खुशी से दुख है, अपने दुखी से भी दुख नहीं है, दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुख है। तो नेपाली से कहना है कि साउथ में नहीं बनना चाहिए, बस बाकी तुम 30,000 का 40,000 80,000 जहां मन बना दो, साउथ में नहीं बनना चाहिए। इन लोगों ने इतना डिस्कशन किया कि डिस्कशन करने के बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद नौटंकी करना शुरू कर दिया। क्या बोल रहा है पता है, कह रहा है एक वर्ड आता है EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा। EIA फिर से बोल रहा हूं, क्या जगह हो, जिंदा हो, प्रमाण दो, जो से बोलिए ऐसा नो। तो सर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मतलब नेपाल वाला फिर क्या बोल रहा है आगे चलकर कि भाई ऐसा है, जब तुम हाइड्रो पावर प्लांट बनाओगे तो पेड़ काटना पड़ेगा, पेड़ काटोगे तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से हमको टेंशन होगा। इंडिया बोला बस बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, तो तुम जीवन भर ऐसे ही रहो। फिर हमने कोशिश बाद में किया 1996, दिख रहा है ये 1996। नेपाल में कौन पार्टी है अभी, गेस करो, चलिए बताओ। कम्युनिस्ट 9 महीने में निकल लिया है। 1994 में कौन था, 1994 में भाई सब वो लोग जो है कम्युनिस्ट और राजा जी लोग का डोमिनेंसी ज्यादा चल रहा था उस समय,
और फिर इकट्ठा शुरू किया। इसके चलते जो है मैंने बोला जन आंदोलन के बाद भी ज्यादा दिन तक लोग रहा नहीं, लेकिन 94 के बाद जो है मामला कुछ स्थिर सा हो गया और इसके कारण जो है नेपाली कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व कम हो गया और दो लोग अब कम्युनिस्ट और कौन राजा जी, ये दोनों लोग मिलके अपना मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद 2005 में फिर इकट्ठा होकर क्या जन आंदोलन 2 होगा। उसके बाद फिर नेपाली कांग्रेस जो आएगा सो लंबा चलेगा। सुन पा रहे ध्यान से। इधर 1996 में हमने महाकाली ट्रीटी साइन किया। कौन सा? महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी में भी हमने उसको बोला कि 3 बांध बनाएंगे। एक बांध का नाम होगा पंचेश्वर, उसके बाद टनकपुर और दूसरा शारदा। ये नाम अलग अलग है, ध्यान से समझना। ये 3 बांध का नाम हमने बोला बनाएंगे और 3 बांध बनाकर इसमें 50% जो है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा, 50% जो है आपका भी लेबर उबर रहेगा, आपके देश को भी सब नौकरी। मतलब हमने पूरा व्यवस्था किया नेपाल को कि उसका काम ठीक हो जाए। लेकिन नेपाल जो है इतना इनसिक्योर है कि फिर आके यहां देखो EIA पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, मैं बोल दे रहा हूं 10 बार बोल दे रहा हूं, EIA दिखेगा। नेपाल ने क्या बोला? नहीं जी, हमको प्रॉब्लम किस चीज से है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लांट लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि वहां का क्षमता इन्वायरमेंट के लिए क्या है, उसके कारण इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तब हम अलाउ करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आपको क्या लगता है नेपाल का बहाना है कि नहीं है? बड़ा वाला बहाना मिल गया उसको। उसको पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। उसको चाइना बताया कि बोल। बोला क्या? बोला कि बता, हम बताते हैं। बोला कि एक चीज होता है कि हर फैक्ट्री लगाने से पहले वहां के इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा देखा जाता है। तो इंडिया को बोल कि हम पहले ये देखेंगे तब उसके बाद आपको अलाउ करेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने बोला थक हार के भाई कितना दिन तक, कितना हम आपको बोलेंगे कि IAS बन जाइए, कितना बोलेंगे, कब तक बोलेंगे, है ना। अंतिम में हाथ हम ही जो लेंगे, गलती हमरे से हो गया। इंडिया बोला भाई गलती हमारा ही है कि हम तुम्हारा भला चाहे, अब बाकी तुम्हारा जो है जो चाहते हो चाहो। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ के, गाना सुना है हाथ जोड़ी तोहर, अरे ऐसा कुछ गाना है ना भोजपुरी में, कुछ गाना है, छोड़ो नहीं याद आ रहे तो हाथ जोड़ी तो हाँ बात कहता नहीं, ऐसा आओ माई नवरात करता नहीं, ऐसा कुछ है ऐसा है। अब माई जो है नवरात करता नहीं बुला रहा है, भाई नवरात तुम ईमानदारी से करो, माई आ जाएगी। देखिए इधर 2 चीज हुआ। पहला क्या हुआ कि नेपाल से हम लगभग हर तरीके से कोशिश किए कि नेपाल का डेवलपमेंट हो। देखो हमारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं था, और नेपाल ऐसा नहीं है कि नेपाल के बिजनेस इतना बड़ा है कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता और हमारा GDP एकदम भाग जाता आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल का जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी वहां पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा, मैंने बोला इंडिया का मकसद हमेशा रहा है कि सिर्फ बिजनेस नहीं, हमने बोले इमोशनल कंट्री है हम लोग सिर्फ बिजनेस में कभी गेम खेले ही नहीं है कभी। चाइना नहीं है हम लोग के सर, वो इमोशनल कंट्री भी जो है बिजनेस खेल लेता है इमोशंस के नाम पे। कुछ बुझा रहा है, टूरिस्ट में गया तो वहां भी बिजनेस खेल लिया। हम वैसे नहीं करते हैं, हम लोग क्लियर कट बात करते हैं। इधर देखिए, बाद में गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ के एक ही बात बोला कि भैया अब जब तुम्हारा जिस दिन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट खत्म हो जाए उस दिन बताना। लेकिन फिर भी हमने क्यों नेपाल को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, उसके पीछे कारण यह था कि हम छोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा? चाइना। और चाइना फिर आएगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। नेपाल तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन खतरा हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वो साउथ में भी बनाएगा और साउथ में आने का मतलब हम पे नजर रखेगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर ये जो है इंडिया जो है सोचा कि अच्छा, इंडिया ने ये जो भी ट्रीटी वगैरह के लिए बोला है, ये सब गवर्नमेंट बात कर रही है कि प्राइवेट एजेंसी बात कर रही है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा है, G2G। सुन पा रहे हैं? ये टर्म आता है बार बार। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात चल रही है। इंडिया सोचा कि गवर्नमेंट वाला का बात नहीं मान रहा है, तो अब हम अपना प्राइवेट कंपनी सबको यहां से वहां नेपाल भेज देते हैं। 2 कारण है, इधर ध्यान से देखो। प्राइवेट कंपनी चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, बस पैसा ना था, वो बिजनेस करता है। कहां गए? नेपाल का मान लो, चाहे आप USA का मान लो। प्राइवेट कंपनी का मकसद क्या है? प्रॉफिट। पी फॉर प्राइवेट, पी फॉर प्रॉफिट। उनको इसके अलावा कुछ ना दिखता है ना सोचता है, और होना भी चाहिए, ध्यान से समझिए। तो सिंपल, जो नेपाल का प्राइवेट कंपनी होगा उसको भी किसी से मतलब है? प्रॉफिट से। घंटा गया सब इधर उधर। यहां के भी कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। हमने टाटा को बोला, हमने रिलायंस को बोला कि एक काम कर, और उन सारे लोगों को जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, तू जा वहां के प्राइवेट कंपनी से मिल और दोनों साठ-गांठ मिलकर फिर बना। गवर्नमेंट बात ही नहीं करेगा, कहेगी सर गवर्नमेंट का नाम जैसे सुनता है नेपाल वाला भागता है 200 की स्पीड में। ध्यान से समझिए, क्योंकि सर ये वैसे होगा, बिल्ली का जो जल गया है गर्म दूध से मुंह, तो सर दूध देख के भागता है, गन हो जाएगा वाला। समझ में आ रहा है? वैसे नेपाल भाग रहा है किसको देख के? गवर्नमेंट देख के। और अब तो आ गए ही, अभी दाढ़ियों बढ़कर रख लिए थे बीच में, ऐसा ना डर के सर नेपाल अब 200 नहीं 400 की स्पीड से भागता था। अब प्रॉब्लम ये हो गया, ध्यान से देखिए सर, कि सर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ खास अचीवमेंट हुआ क्या बात करके? नहीं। तो हमने देखो दिमाग क्या लगाया, प्राइवेट कंपनी को भेज दिया। जानते हैं वहां पे जितना काम चल रहा है उसमें इंडिया का सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनी है। तो नेपाल वाला जो है मतलब अब पता नहीं क्या है, कैसे समझ में नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन इंडिया के प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम वहां पे जो है प्रोजेक्ट काम चल रहा है और धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं गए तो फिर ऐसे गए। इधर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुआ नेपाल के साथ ट्रीटी साइन करके। सो फाइनली पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट 2014 के अकॉर्डिंग, 2014 डेट याद रखिएगा, बुझा रहा ना, 2014 में सरकार किसका है ध्यान रखिएगा। सो 50 साल के लिए, उसके बाद 10 साल पे रिव्यू किया जाएगा 2024 तक। मतलब बोला गया कि अब जो एग्रीमेंट होगा भाई तुम्हारे हिसाब से 50 साल के लिए होगा और हर 10 साल पे एक बार रिव्यू कर लिया जाएगा कि क्या तुम चाहते हो कि साथ रहें या फिर हम छोड़ के जाएं। समझ में आ रहा है? तो बोला ये भी चलो ठीक है, इंडिया देखो इस लेवल पे मदद करने के लिए, फिर भी उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि हम साथ बैठेंगे पढ़ लेना, फिर भी नहीं पढ़िएगा तो हम क्या करें, बाद में भागना ही पड़ेगा, हम ही अपना जान छुड़ा के भागेंगे, भाग भाग। समझ में आगे, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी ने इधर नेपाल के 28 जगहों पे 8000 मेगावाट लगभग सबको मिलाकर वहां की प्राइवेट कंपनी को हेल्प करेगी ताकि वे डेवलपमेंट कर सके एंड जॉब भी क्रिएट होगा, नेपाल को एनर्जी भी मिलेगा। और इस बात से नेपाल को कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनी मिल गई। आगे, सो इंडिया ने काफी अच्छा दिमाग लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर पाए तो यहाँ की प्राइवेट कंपनी वहां के प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम करते। तो इंडिया जो है हिम्मत हारता नहीं है। समझ में आ रहा है? आप भी हिम्मत मत हारिए। समझ में आ रहा है? कम से कम इंडिया को जो है उसका रखिए, हिम्मत हारने वाला काम मत करिए। लॉजिक ये है ओवरऑल कि क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही? नहीं। प्राइवेट कंपनी रही और प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम ट्रेड हमारे यहां से बहुत सारे चीजों पे चलता है। कुछ बुझा रहा है यहां तक? तो नेपाल का पता नहीं कि वहां का क्या मिजाज है क्या नहीं। यहां तक क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2 पेज पढ़ने के बाद। ठीक है? ठीक है, चलो बोलो। अब आना नेक्स्ट, कुछ देवता को देखते हैं जो पत्थर का देवता होता है, लोग जाता है टिक के चलाता है और वो देवता पत्थर मुख होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? बड़े डेंजर होते हो। अब वहां पे जाकर कुछ लोग धीरे धीरे एक दूसरा पत्थर लगा देगा बगल में, उसको भी टिक देगा और धीरे धीरे वो देखिएगा वो बन जाएगा कोई ना कोई स्थान, और कोई ब्रह्म स्थान बोल देगा, कोई उसके बाद कुछ भी बोल देगा, कुछ भी अपना स्थान बोल देता है। तो लॉजिक ये है कि उस पत्थर को ही लोग क्यों टिकता है जानते हैं? वहां पे अगर मान लीजिए लेट से लोहा कोई रखा है तो लोहा को जल्दी कोई क्यों नहीं टिकता है, पत्थर को ही कोई क्यों टिक देता है? पत्थर छोड़िए, डायमंड रख देगा उसको भी नहीं टिकेगा, सोना रख दीजिए वो भी नहीं टिकेगा, सोना उठा के भाग जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों? पत्थर को ही पूजा जाता है जिसकी वैल्यू लगभग नगण्य है। भाई सोचो कभी ना आगे, पत्थर को ही क्यों टिका जा रहा है? वैल्यू एकदम जीरो है उसका, मार्बल भी नहीं है। उसके पीछे कारण होता है कि इंसान को कंफर्ट जोन बहुत पसंद है और इंसान का नेचर ऐसा है कि वो उस इंसान को ज्यादा लाइक करता है जो इंसान कुछ कर नहीं रहा है। जो इंसान पूरी तरीके से गिव अप करके लाइफ में आराम से है कि उसको कोई काम नहीं, आगे बढ़ने का सोच, उसको इज्जत हमेशा मिलेगा, याद रखिएगा। और जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कंफर्ट जोन तोड़ चुका है, वो हमेशा गाली सुनेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ सुनेगा, वो चर्चा में रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ गालियां पड़ेंगे उसको, कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोला जाए। इसीलिए अगर आप बढ़ रहे हैं और कोई आपको गाली देता रह रहा है तो ठीक लेवल पे हैं। पत्थर मुख बन गए तो आपको सब लोग पूजेंगे, लेकिन सर आप में वो जीने में मजा नहीं आएगा। वो जीने में मजा तब आएगा जब आप काम कर रहे हैं और लोग बोलते जा रहे हैं और आप इसका मतलब समझिए जिंदा है। आप पत्थर मुख बन गए तो टिकाइएगा लेकिन इज्जत कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला बार बार कि लोगों का नेचर है वो कंफर्ट जोन वाले को इज्जत करना, जो कुछ नहीं करता है ना उसको खूब गांव में इज्जत करता है। अब गांव में अगर आपको इज्जत चाहिए तो एक ही तरीका है, सबको प्रणाम करिए और कुछ मत बोलिए किसी को, ऐसा ही इज्जत मिलेगा आपको। और जहां कुछ बोले ई ससुरा एकदम पहले ही आएगा ये हो गया खत्म भाई। आप समझ पा रहे हैं? बड़ा बोलला। अब ये जो लॉजिक है क्योंकि आप बोल रहे हैं तो खत्म हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि पत्थर मुख का जो है बहुत बड़ा है, वो इंसान के कंफर्ट जोन से है और कंफर्ट जोन जिस दिन गए गड़बड़ हो गया आपका। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रभु। बाकी आते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो दिख रहा है आपको, 2 पेज पढ़ा लू या छोड़ दू? पढ़ा लेते हैं, है ना? तो एक बार आप 1 मिनट देखो, मैं थोड़ा सांस लेता हूं फिर आगे बढ़ाता हूं। बिना एक सांस में आगे चल जाता है। इसको पढ़ के देखो थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कुछ दिखा? वो वाला तो पहले जो है पढ़ा चुका हूं, जो पहला लाइन उसमें लिखा हुआ है वो अच्छे से बता दिया हूं। नहीं भी दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है, चश्मा का पावर बढ़ा लेना और देखना थोड़ा, ठीक है। बताओ, चलो तो लाइन बाय लाइन चलते हैं, मजा आएगा। पहला, 1814 में नेपाल वार हुआ। चूंकि अंग्रेज कभी भी कैप्चर नहीं कर पाए नेपाल को, गोरखा वाला पीटा कस के, उसके बाद आगे की कहानी आपको पता है कि गोरखा को इन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया। क्लियर? आगे दूसरा, एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न टाइम में भी बॉर्डर ओपन था। मैंने पहले भी पढ़ा है, पहले भी ओपन था, हमेशा ओपन रहा है। नेपाल में आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में भी हमने बॉर्डर ओपन रखा था कि बंद रखा था? ओपन रखा था। आगे, क्या सब सो रहे हो? तो सर थोड़ा अलर्ट रहना। नेक्स्ट, नेपाली टेक्स मोर एडवांटेज। देखो सर, हम बता देते हैं, इंडिया से ज्यादा फायदा नेपाल को हुआ है। पहली बात, इंडिया के लोग का आदत है, नेपाल को हो चाहे कहीं को हो, रिस्पेक्ट जरूर देंगे, चाहे आप जैसे भी हो। और सर नेपाली को बहादुर कहते हैं बहुत लोग इंडिया में, बहादुर एक टाइटल उनको मिल जाता है। तो लॉजिक ये है, आप लोग जानते हैं ना बहादुर, बहादुर जो नेपाली, बहुत सारे नेपाली लोग को इंडिया में, मतलब स्पेशली बिहार में, उनको बहादुर ही कहा जाता है बिहार में। और ज्यादातर पहले जो नेपाली शुरुआत में आए थे तो लोग गार्ड उड़ पहले जो काम करते थे, गार्ड का जो गार्ड और रखवालो जो काम होता था ना, उसका करते थे। और धीरे धीरे चूंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, देखो डिसिप्लिन बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहां पे मैं जब पढ़ रहा होता हूं रात में, हर दिन 9 बजे आप आना, कभी देखना, मतलब 9 बजे इधर से नेपाली ट्रक निकलता है, हर दिन 9 बजे। मतलब वो सीधा निकलता है और बरौनी रिफाइनरी में हो जाता है तेल भरने के लिए। मैं हर दिन अचंभित रहता हूं कि डेली कोई आदमी 9 बजे प्रैक्टिकल टाइम को भी ट्रक चला रहा है। भाई ट्रैफिक हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैंने पूरा नोटिस किया है पिछले 3 महीना से, एक दिन भी वो लोग टाइम 8:55 में यहां से ट्रक एक लाइन से नेपाली निकलेगा 10-12, एकदम कॉन्टिन्यूअस वे में, और डेली, कभी ना लेट ना आगे ना पीछे। ये क्या है? डिसिप्लिन है। और इसीलिए नेपाली लोग का एक चीज सबसे खासियत है कि डिसिप्लिन बड़े होते हैं, और काम जो देंगे, काम जो करेंगे बड़ी ईमानदारी से करेंगे, कहीं से भी कोई उसमें जो है चोरी चकारी नहीं होगा। और ये डिसिप्लिन मैटर उनके पास बहुत सारा कुछ है, ये डिसिप्लिन हम उससे सीख सकते हैं। तो लॉजिक ये है कि कभी भी आप ऑब्जर्व करना है, यहां से जैसे निकलोगे ना, सीधा सिंधिया घूमते से वो लोग निकलते हैं, और 9 बजे पूरा धाए पूरा नेपाली एक लाइन से निकलते हैं वो लोग। मैं अचंभित हूं कि भाई हर दिन कैसे आ जाते हैं यार, किसी ना किसी दिन तो जाम मिलेगा, किसी ना किसी दिन कोई फाटक बंद मिलेगा, लेकिन नहीं, वो चलते उस हिसाब से है कि यहाँ पे डेली 9 बजे है, और कोई आदमी जो है अलग अलग पे। तो लॉजिक है कि डिसिप्लिन है। खैर, आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेपाली यहाँ पे आते हैं तो सर ध्यान से समझना, उनको इज्जत हम लोग देते हैं, अच्छा खासा काम भी मिल जाता है उनको। दूसरा, सर मोमोज और जो चाउमीन है ना, ये आपको चाइनीज लगता होगा, लेकिन है नेपाली। बहुत लोगों को लगता है जो मोमोज और चाउमीन है चाइनीज है, बिल्कुल गलत। तो मोमोज और चाउमीन किसका देन है? नेपालीज का, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद नीचे आइए, नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया नेपाल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बता दिया हुआ पहले भी कि ज्यादातर गुंडा नेपाल क्यों जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। आगे, बॉर्डर पे बहुत सारे पिलर थे। इंडिया वालों का फेमस चीज होता है इंक्रोचमेंट। समझ में आ रहा है? इंक्रोचमेंट जानते हैं क्या होता है? ज्यादा दिन नहीं, आप घर छोड़ के 1 महीने के लिए चले जाइए, आपके दूरा पर पक्का किसी का बैल बना हुआ होगा। आप समझ पा रहे हैं? आपका इंक्रोचमेंट होना ही होना है, बैल नहीं तो कुछ ना कुछ वहां होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गांव के आप आदमी हैं, आप अपना घर बंद करके गए और आपके घर या आसपास का कुछ ना कुछ, या जमीन या कोई खेत, उस पर कुछ ना कुछ दूसरे किसी का नहीं हो। गारंटी बता देते हैं यार, आपके खेत में कोई आलू बोलेगा कि हमारा बुझाल की बंजर हो, वही से हम कहने के आलू रोप देते हैं रहुए खेत में। अब वो आलू रोप के अपना जो है अपना काम कर रहा है। लॉजिक क्या है? इंडिया में इंक्रोचमेंट बड़ा नेक्स्ट लेवल का होता है। धीरे धीरे क्या करेगा, पहले शहर में क्या आदत है, शहर में आदत है धीरे धीरे पहले गाड़ी लगाएगा वहां पे, फिर गाड़ी लगाकर धीरे धीरे थोड़ा और गाड़ी उधर आगे बढ़ाएगा, फिर उसके बाद गमला वहां रख देगा, और गमला रखते रखते रोड का आधा काट ही हो जाएगा। गांव में क्या होता है, डनेर पहले तनिसु काटेगा, अरे गया उसके बाद फाड़ लेके गया, डनेर तनिसु खींचेगा अपना, फिर उसके बाद फिर कोना में कोस को धकिया के जाएगा पीछे। ट्रैक्टर नहीं देखते हैं, वो पूरा धकिया के लेके पीछे जाएगा, फिर डनेर खींचेगा। सर देखा कि डनेर इतना मोटा था, धीरे धीरे डनेर इतना पतला हो गया। और सर उधर वाले भी तो ही काम कर रहा है, तो उधर वाला अपने तरफ खींच रहा है, इधर वाला अपने तरफ खींच रहा है। ये इंडिया में इंक्रोचमेंट इतना पॉपुलर चीज है कि मतलब क्या ही बताया जाए। इधर देखिए, पिलर लगाया गया था कि भाई बॉर्डर इधर नेपाल का है, इधर इंडिया का है, पिलर गायब हो गया। आप समझ पा रहे हैं? पिलर ही गायब हो गया। और किसी का नेपाल इंडिया का तो बात की बात है, रेलवे वाला अपना लगा के जाता है पोल।
कि भैया यहां तक जो जमीन है प्लीज कृपया, जितना सारा पोल था गवर्नमेंट ने बोला वो पूरा पोल गायब हो गया। अब क्या करेगा आदमी यार। ऊपर से बिजली बिल का जो पोल खंभा आया था, मैंने बोला भी था एक बार, बिहार गवर्नमेंट सर बहुत परेशान हुए थे 2012 या 13 के आसपास, जब बिजली बहुत सारे गांव में नहीं थी। आज तो लगभग हर गांव में पहुंच चुका है बिजली। एक समय होता था जब गांव में बिजली आता था तो पूरा गांव में हेल होता था, आगे लग रहा, समझ पा, पूरा गांव वालों खुशी मनाता था, और आता था बंद हो जाता, 5 मिनट के लिए आगे बंद, फिर मामला जो है निपट गया, और उसी में सारा काम होता था, समझ रहे हैं। उस समय बिहार गवर्नमेंट ने बोला था कि जो पोल हम लोगों ने गाड़ा था, गाड़ने से पहले पोल लेके रखना भी होता है। भाई पोल ही गायब। अरे पोल लेके करता क्या हो हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद तार गायब। अब हाँ रोड गायब तो भी बहुत सारे तो है सर, तार गायब। और कितना तो 1200 करोड़ का, ऐसा भी नहीं, पूरा ऑल ओवर बिहार में इतना बजट, फिर कभी 1200 कभी 100 करोड़, ये क्या चल रहा है। बिजली कहां से आएगा भाई इतना, आप समझ पा रहे हैं। और अब जाकर क्या सिचुएशन कर दिया है, अब ऐसा ना तार लगाया है, ध्यान समझिएगा। अच्छा पहले बहुत सारे लोग तार चोरी करके उस पर कपड़ा टांगता था, अब ध्यान से समझिएगा, कपड़ा बहुत किसी के छत पर बता देना, और अगर ठीक से बिहार गवर्नमेंट को बोल दिया जाए कि खाली छते छते घूम जाइए, बहुत आदमी पकड़ा जाएगा। और उसका जो बिहार गवर्नमेंट ने तार लाया था तो तार डिफरेंट होता है काफी, उसका जो क्वाइलिंग है, जो प्रोटेक्शन है, काफी डिफरेंट होता है, बहुत लोग पकड़ाएगा उसमें। लेकिन उसके बाद अब जो ऐसा ना तार लाया है कि अब सर क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, तो अब ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पहले इतना इकोनॉमी हमारा पीछे था, हमारे पास जीडीपी भी एकदम पीछे था, तो हम एक एक छोटा छोटा चीज के लिए चोरी चंगारी और सब काम करते थे। अब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, तो अब चोरी नहीं होता है। अब तो आप किसी घर तार भी रख दीजिए, चाहे सब कुछ रख दीजिए, तभी चोरी नहीं होगा। चोर का नियत एक अलग होता है, उसका प्रकृति में ही चोर होता है, आप समझ पा रहे हैं। वो कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ चढ़ा ही जाएगा। वो किसी फैमिली रिलेशन में जाएगा तो कुछ नहीं तो सेवे ले लेगा, हाँ समझ, अंतिम अंतिम तक कुछ नहीं मिला तो पूरा उठा के चल देगा, आप समझ पा रहे। तो जो चोर है उनका तो कुछ अलग ही लेवल का है, उनका भाई कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अभी अपेक्षा आप रख सकते हैं कि आप गाड़ी किसी के यहाँ लगा के जाए तो गाड़ी का बैटरी गायब नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं। पहले हम मोबाइल देते थे किसी को चार्ज करने के लिए, मोबाइल का बैटरी गायब हो जाता था, अंदर का दूसरा बैटरी चेंज कर देता था, कभी अंदर का पता चला मदरबोर्ड गायब हो गया, किसी और का ले लिया। तो सर ये इंडिया में जो है पहले हो जाता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि अब फाइनेंस पर मिल जाता है मोबाइल, तो काहे मदरबोर्ड गायब करेंगे। नहीं तो सर अधिकतर पहले जो चार्ज में देता था रख ले रहता था नॉट केकर आयल बाबू, देख लेता किसका तगड़ा मोबाइल है, उसका मदरबोर्ड गायब हो गया, जो कमजोर है उसमें मस्त मदरबोर्ड लग गया। अब नहीं होता है क्योंकि सर अब चीजें बन चुकी है। इधर आइए, नेपाल में अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो जाता तो मामला आसान हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मोमोज और चाउमीन ध्यान रखिएगा, चाइना का है कि नेपाल का है, नेपाल का है। आगे आएंगे, बॉर्डर पे जो पिलर थे वो सब के सब गायब भी हो गए। इधर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कमीशन बनाया गया। आप सोचिए, पोल सॉल्व करने के लिए कि कमीशन बनाएंगे, कहां बाउंड्री था क्या नहीं था। इधर आइए, नीचे एक कमेटी है JTLBC, दिख रहा है, ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार न्यूज में आता है, हर बार मेंस में आपको लिखना होता है। तो ज्वाइंट टेक्निकल बनाया गया 1981 में, किस लिए, ताकि बॉर्डर के जो इंक्रोचमेंट हुए उनको सुलझाया जा सके। पता चला 2007 में रिपोर्ट आया कि 182 लगभग पोल गायब है और अभी भी वहां पे इंक्रोचमेंट है। इधर आइए, ISI मतलब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI वाले नेपाल के थ्रू मुजाहिदीन भेजने लगे। नेपाल के थ्रू नॉर्थ ईस्ट हमने सेव कर लिया नेपाल के थ्रू, और 1981 2007 के बाद की बात चल रहे हैं। तो जैसे नेपाल में भेजा, अचानक से देखा गया कि पाकिस्तान से नेपाल की तरफ फ्लाइट बहुत बढ़ गया। मतलब अचानक से पाकिस्तान को नेपाल से इतना प्यार कैसे हो गया। तो पाकिस्तान से नेपाल की तरफ फ्लाइट इतना ज्यादा बढ़ गया, उसमें दो चीज का कारण था। पहला, एक तो मुजाहिदीन को उधर भेजना था, और दूसरा जाली नोट का फैक्ट्री खूब चलता है बांग्लादेश में और नेपाल में। इंडिया का जाली नोट का, जालसाजी नोट का, मैंने बोला था एक बार कि बांग्लादेश जो 5 का सिक्का था भारत से, वो लेके जाता था और 5 के सिक्का को किसी तरह से पिघला उला के ब्लेड बना लेता था, बताया था ना। और एक ब्लेड का कीमत 2 रुपया रखा, 5 को ब्लेड बनाया, तो 5 गुना कितना हो गया 10, यानी कि रुपया 5 ही था, उसका वैल्यू कितना कर दिया 10। और इस तरीके का खूब कालाबाजारी होता था। अब जब जब लोग पकड़ाए बांग्लादेश बॉर्डर पे, देखे कि झोरा भर के सिक्का ले जा रहा है, इंडिया को समझ में नहीं आया क्या सिक्का के गिनेंगे बात। भाई अगर नोट होता तो उसका कुछ होता, इतना सिक्का मिल रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं लग रहा था। बाद में आइडिया लगा कि सिक्के के पीछे का लॉजिक क्या है, और सिक्के के पीछे का लॉजिक सर इंडिया के जीडीपी नीचे जाएगा। और इस तरीके का इतना जालसाजी हो रहा था कि सब परेशान थे। तो नेपाल में अचानक से दोनों कांड बढ़ गया।
पहला क्या, एक तो मुजाहिदीन का आना और दूसरा नोट जो है जाली का उभरना, और उसके बाद इलीगल तो जो हथियार और सप्लाई होता है वो तो खैर बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अचानक से फ्लाइट पाकिस्तान से कहां के लिए बढ़ गया, नेपाल के लिए। क्या सुन पा रहे हैं? और इस वजह से आगे दो तीन चीजें हुआ। अब उसके बाद हमने एक्शन बहुत सारे लिए, हम एक्शन लेंगे भी, लेकिन उसके बाद कुछ करने से नहीं होगा। आगे ये पॉइंट जो है बताया हुआ है, जेटीएलबीसी का जिक्र है। देखो हमने पाकिस्तान को कैप्चर करने के लिए या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर नेपाल के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन रहता ना तो बहुत पहले मामला निपटा दिया। तो उसी पे एक मूवी आया था जो मैंने एक बार बोला भी था, किसका, अर्जुन कपूर का मोस्ट वांटेड। हाँ, इंडिया मोस्ट वांटेड। ये मूवी आप देखिएगा कभी, मैंने बोला ये देखिएगा, इसलिए ये मूवी बहुत खास नहीं है मूवी, लेकिन आपको नेपाल समझने के लिए जो है ट्रीटी ऑफ जो सबका जिक्र है ना, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ये जो एग्रीमेंट, ये सारा उसमें उसका जिक्र किया हुआ है। एक्टिंग तो नहीं आता है उसको, लेकिन फिर भी उसमें जो आप दिखाया गया और लोग जो उसमें है वो कलाकार वो तगड़े हैं। उसमें दिखाया है कि इंडिया को ये बात पता है कि मुजाहिदीन सब इसी में है, पकड़ भी लिया है, लेकिन उसको लाने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। बाद में हालांकि नेपाल फिर इनडायरेक्टली कोऑपरेट कर लेता है, हमको ले आने देता है, लेकिन फिर भी उसमें यही दिखाया है। तो कभी टाइम मिले तो इंडिया मोस्ट वांटेड जो है देख लीजिएगा, बनिएगा मत लेकिन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर अगर बनना ही है तो क्या बनिए, मोस्ट डिजायरेबल यंग युवा बनिए। समझ में, युवा मतलब दोनों हो गया, जेंडर भाई बराबर है, युवा मत दोनों आ जाता है ना, युवी की अलग से बोलना नहीं पड़ेगा, युवा और जो है वो दोनों आ गए, मेल एंड फीमेल बराबर, ट्रांसजेंडर भी सब बराबर। तो लॉजिक क्या है, मोस्ट डिजायरेबल बनिए। अभी मोस्ट डिजायरेबल कुंवारा कौन चल रहा है, राहुल गांधी। इंडिया का देखिए मोस्ट डिजायरेबल कुंवारा दो ही लोग हैं, एक सलमान खान और दूसरा कौन, राहुल गांधी। भाई बात कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो नस काट ले रहा है। पागल लोग का कमी थोड़ी है, नस काट ले रहा है, सलमान नस काट लिया, अरे उसका काटो। आप समझ में आ रहे कि कम से कम कुछ जो है इस तरीके का कांड हो। अब कोई 60 साल का आदमी बोले कि हम युवा हैं तो सोचने में तो फर्क पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, दो लोग अभी हैं, तेजस्वी यादव बीच में थे, सुनने में आया था, लेकिन तेजस्वी यादव पता चला कि इनका भी जो है टैग हट गया। ऐसे खास किस्म के आते हैं। अभी एक आईएएस ऑफिसर है जिसको मोस्ट डिजायरेबल आईएएस बोला गया था, नाम नहीं बताऊंगा, ये आपको सुनने को मिल जाएगा कुछ दिन में। अच्छा, शुभम कुमार का नाम आप जानते हैं, जो रैंक 1 आया था, और नीतीश कुमार इस बार उसको बाढ़ के बना दिए अध्यक्ष। बाढ़ वाला समझिए, बाढ़ मतलब पैसा। आप समझ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूं आने वाले सालों में शुभम कुमार जो है रैंक 1 है, जबकि अभी उसका ज्यादा साल भी नहीं हुआ है और उसको पोस्टिंग डायरेक्टली दे दिया। तो कभी कभी आपके जो है मेहनत पे मिल जाता है, उतने साल में नहीं मिलता है जल्दी किसी को भाई, बहुत टाइम लग जाता है, घिसना पड़ता है कुछ दिन, तब उसके बाद मामला होता है। उसको तो एकदम फटाक से मिला है और इस लेवल का मिल गया है कि ठीक ठाक लेवल पे वो जो है आगे पॉपुलर हो जाए। और भी लोगों को मिला है, लेकिन शुभम कुमार को जो है स्पेशली मिला है। और उस पर किसका हाथ है, नीतीश जी का हाथ। और जब नीतीश जी कहा, अच्छा न्यूज में सुना अमित शाह से मिले हैं, हम आपको बोले थे इलेक्शन से पहले, अब समझ में आ रहा है कि अमित शाह से मिलेंगे। नीतीश जी जैसे मिले अमित शाह से, मामला जो है हड़बड़ जो है होने लगा है। किसको सबसे ज्यादा, किसका पेट खराब होगा, तेजस्वी यादव। बेचारा वाइस चीफ मिनिस्टर है, वो भी हाथ से तो जाएगा ही जाएगा। और अब की बार हम सच बताते हैं, अब की बार जो लालू यादव है, अब की बार उनका पत्ता ही साफ हो जाएगा। पिछले बार मेजोरिटी में थे ना, इस बार उनको जो वोट मिलेगा वो जाति पे जो मिलेगा, जितना वोट मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा इस बार मामले रफा दफा हो जाएगा। और इसमें नीतीश जी का भी रफा दफा होगा, लेकिन नीतीश जी को बचाएगा कौन, बीजेपी बचा लेगा। क्योंकि बीजेपी के लिए सीएम चेहरा चाहिए, और सीएम चेहरा नीतीश बाबू ठीक है। दूसरा को, नीतीश को भी पता है दूसरा को दिख नहीं रहा है, कोनो फेल लवली वाला, सब गंदे चेहरा दिख रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो नीतीश बाबू क्लियर है कि हम ही ले दे के बचे हुए हैं, इसलिए नीतीश जो है अपना गेम खेलता रहता है। और वो खेलेगा अभी खेलेगा, एक बार तो अभी और खेलेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो लॉजिक है कि मैंने जो बोला आपको कि इलेक्शन से पहले देख लेना नीतीश जी जाएंगे बीजेपी का, तो अमित शाह खुद आया है। और अमित शाह का आना समझ रहे हैं ना, चाणक्य है वो, समझ रहे हो। अमित शाह जो है वो आराम को ऐसा ऐसा दिमाग लगाता है कि कहां का सीट कहां का जितवा देता है। जो सीट मध्य प्रदेश में सब लोग मान लिया था कि कांग्रेस जीतेगा, राजस्थान में भी सबको पता था कांग्रेस जीतेगा, दोनों जगह से लुटिया गायब, ऐसा गायब कि दोनों को अपना में परेशान हो गया है। और इसलिए क्योंकि दिमाग लगाया कि भाई वहां के जो सीएम है लोग उनको देखना नहीं पसंद कर रहे थे, तो सीएम का फोटो हुए गायब करवा दिया। और इसलिए मध्य प्रदेश में सीएम उनको नहीं बनाया, मामा जी को हटा के बना दिया मोहन यादव को। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक ये है कि गेम खेलता है और ऐसा होना भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं आपको, काला पानी, लीपू लेक और महाकाल, ये बहुत बार आता है। ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये विवाद फिर से लॉकडाउन में शुरू हुआ था। और लॉकडाउन में विवाद इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि चाइना फिर उकसाया था उसको, और चाइना उकसा के बोला कि बोल
कि राम जी का ससुराल यही नहीं है, राम जी पैदा यही हुए हैं, समझ में आ रहा है? कहां? नेपाल में। फिर बोल सीता जी भी यही, फिर बोल कि सब लोग यही, समझ में आ रहा है? नेपाल सब बोल रहा था। मैप भी जारी कर दिया कि हमारा जो है पूरा एरिया लिपुलेख वगैरह सब हमारा है, मैप जारी कर दिया। इंडिया को पता था कि थोड़ा दिन तक है, उकसर है, नया नया पैसा आया इसके पास, 2 थप्पड़ देंगे सारा उसका मामला बेकार हो जाएगा। देखो इस सबको मारने के लिए नेपाल पाकिस्तान में ये सब थप्पड़ काफी है, इस सब के लिए कोई बड़ा गेम नहीं चाहिए, थप्पड़े थप्पड़े मारना है सिंगम वाला, समझ में आ रहा है? खींच के आगे से देना है सब ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन तक देखो इसका इतना विवाद चल रहा था, लिपुलेख सब करंट अफेयर में आ गया था, और उसके बाद लिपुलेख गया तेल लेने। तो चाइना हमको सिर्फ घेर इसलिए रहा था क्योंकि हमको किसी तरीके से वो चाहता था कि उलझा ले, क्योंकि कोरोना का असर पड़ा नहीं हमने पे। अब कोरोना पे पता है, हम कोरोना ऐसे तो फेंक दे, हम समझ में आ रहा है। अब वो बोला कि इसको घेरो बॉर्डर में, बॉर्डर इसको पता है बॉर्डर में घेरेंगे परेशान हो जाएंगे। देखिए एक हुआ था 1814 में एंग्लो नेपाल वार, 1816 में एंग्लो नेपाल वार खत्म हुआ, यहाँ पे ट्रीटी जो है साइन हो गया, ये बता चुका हूं पहले। 1816 में जो ट्रीटी साइन हुआ था उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सोगौली, जिसको सोगौली की संधि बोलते हैं। 1860 जिसके तहत जो मैंने बोला गोरखा लोगों को ये सब कुछ हो गया। आगे ध्यान से देखना इस मैप को देखोगे, ये जगह दिख रहा है लिपुलेख, प्लीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये विवाद कब हो जाएगा? खासकर 2 टाइम पे विवाद होता है, एक इलेक्शन समय, और इस बार चूंकि इलेक्शन है और आपका पेपर जो होने वाला है उसके पहले तक ये भी चांस बनेगा। दूसरा इलेक्शन के बाद जब कभी किसी देश का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तब, इसीलिए ये सब कुछ हमेशा न्यूज में रहेगा। तो लिपुलेख से जो है काली रिवर निकलती है, ओरिजिन होती है। क्या सुन पा रहे हैं? एक बार समझ लेना, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। ये रेडी हो? जोर से बोले सुनो। लिपुलेख से कौन सा नदी निकलती है? काली रिवर। काली रिवर आगे बढ़ती है तो काली रिवर का 2 सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान से समझना। और सहायक नदी से इंपॉर्टेंट इन सबको प्लेस भी बोलते हैं, लेकिन उसमें 2 चीजें, एक है काला पानी दिख रहा है, और एक है लिम्पीदूरा। क्या दिख रहा है? लिम्पीदूरा। फिर से बोल रहा हूं, काली रिवर कहां से निकलती है? लिपुलेख से। काला पानी, लिम्पीदूरा, इन सबसे भी बहुत सारे जो है ओरिजिन रिवर वहां से आता है, फिर ये काली में मिलता है और ये काली बन जाती है महाकाली। महाकाली क्यों बोल रहे हैं? महानदी कब बोलते हैं? जब एक नदी है उसकी सहायक नदियां बहुत सारे आकर उसमें मिल गई तो उसको महानदी बोल दिए। क्या बुझा रहा है? तो सर काली क्या बन गई? महाकाली। और यहां पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी कभी क्वेश्चन पूछे कि जो है काली रिवर में कौन कौन सा रिवर ज्यादा है, मतलब जो जिसके कारण महाकाली बन जाती है, तो एक लिम्पीदूरा का नाम लेना और दूसरा किसा लेना? काला पानी। कुछ बुझा रहा है? सच में सब रेडी हो? आगे आना। यहां पे 2 चीज होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, लाइन तो ये है वेस्ट, इधर आपका ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, ट्रीटी ऑफ सोगौली के तहत कहा गया था कि लिपुलेख का वेस्ट, लिपुलेख का वेस्ट यानी कि लिपुलेख उसका वेस्ट यानी कि लिम्पीदूरा काला पानी। कुछ बुझा रहा है? जो लिपुलेख का वेस्ट है वो इंडिया का है। एंड अंग्रेज ने कोई भी इसके लिए मैप नहीं निकाला था, लेकिन वो पहले से माना हुआ था कि लिपुलेख का पश्चिम किसका है? नहीं। मतलब वो ऑलरेडी डिसाइडेड था, और चूंकि ट्रीटी ऑफ सोगौली हो चुका था तो उस संधि के तहत वो लोग मान भी लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो मुझे बताओ ऑफिशियली जो आपका लिपुलेख का पश्चिम वाला हिस्सा है लिम्पीदूरा काला पानी, वो किसका है? इंडिया का कि किसका? इंडिया का ऑफिशियली था। आगे आना, अंग्रेज ने भी कोई मैप नहीं निकाला क्योंकि वो अंडरस्टूड था कि हमारा है, तो मैप क्यों निकाले? आगे आना नीचे, लिपुलेख जो है ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना का है, क्योंकि जिस जगह पे है वहां पे इंडिया, नेपाल, चाइना तीनों का बॉर्डर आके मिल रहा है, तो तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ध्यान समझ रहे हो? आना जरा नीचे। अब इंडिया ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पीदूरा को जो है 2 चीज ध्यान से समझिएगा, ये क्या किया, यहां पे आप अपना जो है एक तरह से वर्चस्व बनाए रखा, क्योंकि उसको पता था कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, और यहां पे हमने थोड़ा भी इधर उधर किया तो चाइना भी हमारे साथ गेम खेलेगा, सबका सब गेम खेलेगा। सुनना ध्यान से। लेकिन क्या हमने वहां जो बनाए रखा वो हम जबरदस्ती बनाए रखे? हमारा हक था, हक था, क्योंकि उस जगह पे और वो ऑलरेडी हमारे पे डिसाइडेड था कि हमें। इधर देखना, 1962 के बाद ध्यान समझना, हमने काला पानी, लिम्पीदूरा और इन सब पे अपना चेक पोस्ट बढ़ा दिया, और हम भेड़ के थ्रू वहां पे पेट्रोलिंग करते थे। भेड़ जानते हैं? तो भेड़ के उसके बालों में हम कैमरा लगाते थे, और वो कैमरा से हम उसके पूरे बॉर्डर के आसपास नजर रखते थे। ऐसा सिर्फ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्री ऐसी करती हैं, लेकिन हम इस लिम्पीदूरा पे इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्राइक जंक्शन पे चाइना हमारे साथ गेम खेल सकता है और बहुत बुरी तरीके से गेम खेल सकता है। तो हम भेड़ के थ्रू रखकर नजर रखते थे उस कैमरा के थ्रू, फिर हम लोगों ने नजर रखना पूरा शुरू कर दिया। ध्यान से समझना,
हमने अपना चेक पोस्ट भी बना लिया। लेकिन उसके बाद 2019 में 370 आर्टिकल जैसी हुआ खत्म, सुन पा रहे ध्यान से। और उसके बाद जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पुदोरा, जो जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड का हिस्सा, चूंकि उधर है, अगर जम्मू के उत्तराखंड का हिस्सा है तो हमने ट्रीटी ऑफ सगौली के अकॉर्डिंग इंडिया का वो सब हिस्सा अपने मैप पे दिखाया। इधर ध्यान से समझना, पहले से था लेकिन 2019 में हमने इसलिए दिखाया क्योंकि 370 आर्टिकल हम लोगों ने क्या किया था, खत्म किया था। तो अब हमारे लिए कंपलसरी होगा कि दिखाना पड़ेगा कि ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से सटा हुआ है सारा कुछ। क्या सुन पा रहे हो, इधर ध्यान देना। तो हमने जैसे ये दिखाया, और यहां पे 8 मई 2020 को इंडिया के ब्रो याद है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताया हुए, और चाइना का क्या है, BRI, क्या है उसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हमारा ब्रो है, और ब्रो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्मी के थ्रू चलता है, और इसका काम ये होता है कि उन टफ जगहों पे रोड बनाना जहां कोई और नहीं बना सकता है। इसमें सिर्फ आर्मी के लोग होते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के एक आर्मी का डेथ हुआ था उस रोड के बनाने में। इसमें बहुत सारे लोगों का डेथ होता है, लेकिन उसके बावजूद सबसे टफ जगहों पे रास्ता बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ब्रो, और यही सिर्फ कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। और ब्रो का फुल फॉर्म ध्यान रहेगा, बहुत मत भूलना, कभी कोई पूछता है उसमें भी, तो ब्रो में क्या नेवी इंक्लूडेड है कि एयरफोर्स, दोनों में से कोई नहीं, कौन है, आर्मी है। क्लियर है यहां तक, आना नीचे इधर। अब सर जैसे हुआ 8 मई 2020 को इंडिया के ब्रो, इधर ये जो है जगह का नाम जरूर ध्यान रखना, याद रखना, ये जो है इसको धारचूला बोलते हैं, और ये अलग अलग लेवल पे नाम आएगा अगर नहीं भी याद रहे तो। ये उत्तराखंड के बॉर्डर है, और लिपुलेख तक हमने रोड बनाया। देन नेपाल ने इससे प्रॉब्लम उसको बोला कि हो रहा है, और 2020 में नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ये बोला कि जो ये लिपुलेख का वेस्ट वाला हिस्सा है वो नेपाल का है। तो आप मुझे बताइए, क्या नेपाल ने सही दिखाया या गलत दिखाया, गलत दिखाया। और वो किसके प्रेशर में दिखाया था, चाइना के प्रेशर में, सिर्फ इंडिया को घेरना चाहता। फिर से लास्ट पर बोल रहा हूं, लिपुलेख किसका, कौन सा नदी का ओरिजिन पॉइंट है, काली रिवर। ये निकलती है यहां से, 2 नदी ज्वाइन करते हैं, लिम्पियादुरा और काला पानी, इसलिए महाकाली बन जाता है। लिपुलेख के वेस्ट वाला हिस्सा क्या इंडिया का है या किसका है, इंडिया का है। वो ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत पहले से ही अंडरस्टूड है। बाद में चाइना ने आकर यहाँ पे मामला शुरुआत किया, नेपाल जो है शुरुआत किया किसके कहने पे, चाइना के कहने पे। यहां तक क्लियर है। अब हमने इसका जवाब दे क्या ही दिया, हमने सिंपल ये सोचा कि बस लॉकडाउन बीत जाना तो उसके बाद मामला जो है हिसाब किताब हम नेपाल का बराबर करेंगे। तो हमने फिर भी उसको पॉलिटिकली हमने प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने के बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई, नेपाल फिर जो है अपना मैप वापस ले लिया और वापस लेके पीछे चला गया। मैं फिर बोल रहा हूं, चाइना नेपाल को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है, पाकिस्तान को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है, श्रीलंका को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। सुन पा रहे ध्यान से। और वो सिर्फ एक ही इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, क्या, कि इंडिया तुम सब पे कब्जा कर लेगा। अब मुझे बताइए, कभी कभी तो ये लगता है कि हम क्या ही बोले, लेकिन सर आप खुद बताइए, इसमें चाइना का ज्यादा गलती है कि इन तीनों हरामखोर का गलती है। भाई आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, आपकी गवर्नमेंट है, आप पूरा इतिहास जानते हो। हरामखोर तुम लोग को पता नहीं है कि चाइना ने क्या किया है क्या नहीं किया है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे भी नियत पे क्वेश्चन मार्क है। कुछ बुझा रहे, इसका मतलब है कि तुम्हारा नियत भी जो है डेवलपमेंट का नहीं है, तुम भी वैसा ही पाकिस्तान की तरह रह जाओगे, कुछ होना देना नहीं। और इतिहास देखिए ना आप, इतने साल हो गए नेपाल को, इतने साल हो गए श्रीलंका को आजाद हुए, इतने साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, सब का सब आज वही है, सब का सब अंडर डेवलप्ड है। और भाई एक होता है विकसित राज्य, विकसित देश होता है ना, और एक क्या होता है, विकासशील। तीनों में से कोनो विकासशील भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप नहीं सक्सेस हुए ठीक है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आता है कि चल मेहनत ही है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। 4 साल 6 साल से कोई आदमी नहीं मेहनत कर रहा है, और अचानक से कभी इसको कुछ मिलने वाला नहीं है इधर। लेकिन आप तो विकासशील भी नहीं हो, आपका एटीट्यूड भी नहीं दिख रहा कि आप IAS बनोगे। अगर इस तरीके का जो है मामला, तो बेकार हो जाएगा। सुन पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1816 में एंग्लो नेपाल वार हुआ खत्म, और जैसे एंग्लो नेपाल वार खत्म हुआ, कौन सा साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली। और इसके किंग एंड ऑल हिज सक्सेसर कांट क्लेम एनी टेरिटरी वेस्ट ऑफ काली रिवर। हमने उस संधि के तहत भी बोला था कि इसके बाद से कोई भी राजा आ जाए नेपाल का, वो लिपुलेख के, ध्यान से बचना, जो भी काली रिवर का एरियाज है, उस एरिया को वो अपना क्लेम नहीं कह सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया का है। कुछ बुझाया? ये नहीं कि कोई राजा मुंह उठा के आके बोल दे कि अब हम नए राजा हैं तो नया नियम बना दिया। दूसरा,
काली रिवर का ओरिजिन लिपू लेक से होता है, ये तो आपको पता है। यानी कि काली रिवर का जो भी टेरिटरी और एरिया है ये सब किसके अंडर में आएगा? इंडिया के अंडर में। यहां तक क्लियर बा? जोर से बोलो ना। अच्छा, क्या आप मैं जो पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है? कैसे ही झेल पाइएगा, बस झेलते रहिएगा, मजा आएगा। ध्यान समझिएगा। इधर ओवरऑल अगर आपको देखने को क्या मिलेगा कि नेपाल का यहाँ अपना कोई स्टैंड ही नहीं। चाइना बोल दे रहा है तो कभी कुछ बोल दे रहा है, इसको खुद नहीं पता है क्या करना है, कुछ बुझा रहा है। और कभी कभी ऐसे इंसान होते हैं जिनको सच में खुद नहीं पता होता है क्या करना है। लेकिन जब कोई आदमी अगर अच्छा बता रहा हो, और वो आदमी कौन है? इंडिया है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, तब वो 3 महीने बाद ये सोचोगे सर हम सोच रहे हैं कि क्या करें। अब बताइए, अब उस आदमी को क्या आपको नहीं लगता है कि बाटा, रिलैक्सो, श्री लेदर यूज करना चाहिए? गुस्सा आएगा ही, आना चाहिए। जब ऑलरेडी आपने एक रास्ता स्टार्ट कर दिया है और मन ख्याल आपको बार बार आ रहा है कि कुछ और कर लेते हैं, इसका मतलब एक लॉलीपॉप है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो आपके दिमाग को समय की बात कहना है कि भाई देख, जीवन बीत गया तो ऐसा ही हाई करेंगे, हाउ करेंगे, हाई करेंगे। एक चीज पे टिके हैं नहीं, एक चीज पे आप जब टिक गए हैं तो दिमाग इतना लेके जा रहा है, तो दिमाग में क्या रखना है कि भाई पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद अभी कुछ नहीं, अभी आईएएस शुरुआत किया है तो एक अंजाम तक पहुंचाना है। अरे 1 साल कम वक्त ऐसा तो हो जिसमें फक्र अपने आप हो कि मेहनत की है तगड़ा। मैं बार बार बोलता हूं, 1 साल अपने आप पे फक्र महसूस हो कि हम पढ़े हैं। नहीं भी हुआ ना तो कोई अफसोस नहीं रहेगा, लेकिन फक्र तो हो अपने आप पे कि 1 साल पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत की है। मैं सच बता रहा हूं, आपके गार्जियन चाहे कोई भी हो, अगर आपका मेहनत देखते हैं ना, आप फेल भी हो जाते हो तभी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू मेहनत किया है, हमको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन कितना भी कठोर होगा ना फिर भी बोलेगा, लेकिन आपका मेहनत नहीं है ना सर, तो आप पहले ही हारे हुए हैं, मरे हुए इंसान। इसलिए मैं चाहता हूं कि 1 साल सपना दिखा रहा हूं बार बार कि बड़ा सपना देखो, होगा होगा, नहीं तो कल होगा। आपसे बस निवेदन ये है कि हर बार अपने आप को इस प्रोसेस में डालो कि बस 1 साल कॉन्फिडेंस अपने पे आए कि हम 1 साल मेहनत की है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सबसे बुरा किसको लगता है? अरे बुरा उसको लगेगा जो हरामखोर नहीं बोलता है। कुछ लोग ऐसे फॉर्म भर दिया 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले मेरे पास आता है कि सर प्रीलिम्स का करवा दीजिए, 2 महीना बचा है। तो मन तो करता है ये मैं दे। मेरे पास, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे आते हैं जो प्रीलिम्स से पहले 2 महीना 3 महीना पहले आते हैं और बोलते हैं, और हम चाहें तो पैसा कमाने के लिए ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे, और उस समय जो सामने से एक आदमी बोल रहा है कि भाई हम नहीं करवा पाएंगे, उसको लग रहा है कि कैसे नहीं करवा पाइएगा, हम पैसा दे रहे हैं। कह रहा है एक जन कि सर हम आपको पर सब्जेक्ट ना 13,000 रुपया देंगे। दूसरा को उसी का दोस्त करेंगे 13,000 मत बोलू, फोन पे सुन रहे थे, अब फोन पे कहीं आसपास कहीं था, वो बाद में आया नहीं तो हम खोज ही रहे थे उसको कि उसके बाद उसको सारा पैसा वाला निकाल देते हैं। दूसरा वाले बोला कि नहीं 13,000 मत बोल, तो पीछे से बोल कि एक सब्जेक्ट के कम से कम 22,000 देंगे और आप हमको जो है 6 सब्जेक्ट कवर अप करा दीजिए। मैं पीछे फोन पे वो बोल रहा था, 2 जन था, तो थोड़ी देर तक हम सुन लिया। अब हम बोले कि इसको बोल के क्या फायदा है, ये जब आएगा सामने से तब इसको हम बताएंगे कि कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं लगता है। कुछ लोगों को पैसा का गुमान होता है ना, बहुत ज्यादा पैसा गुमान होता है बहुत ज्यादा, तो आता तब हम हिसाब किताब करते। तो हम उसके बाद बोले कि कब आ रहे हो तुम? तो उसको शायद ऐसा भनक लग गया कि लग रहा है कि जो जिस तरीके से बोल रहा है हिसाब किताब बराबर कर देगा। तो कैसे 3 महीने में कोई आदमी कर लेगा? जो एग्जाम सबको शॉर्टकट अगर पढ़ा है, कैसे हो जाएगा शॉर्टकट में? और क्रैश को, हाँ क्रैश कोर्स आता है, मतलब आईएएस का क्रैश कोर्स कौन करा रहा है भाई? गजब हाल है। और यहाँ पे मोतिहारी में कराते हैं भोजन, आइए क्रैश कोर्स करिए, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। तो हमको लगता है कि टीचर तो गधा है, वो तो प्रूवन है, लेकिन उससे बड़ा महागधा भी कौन है? स्टूडेंट है, क्योंकि उसको भी क्रैश कोर्स करना है। अब पैसा कितना? आइए 3,000 में करवा देते हैं। अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, फरवरी में एग्जाम है, अभी रिवीजन का समय है, सब क्रैश कोर्स खोल के बैठा होगा। 500 में आइए 3 महीना, 600 में आइए पूरा। क्या क्रैश कोर्स में तुम करवा दोगे? क्रैश कोर्स बर्बाद करता है स्टूडेंट्स के लाइफ को, क्योंकि उसका निगेटिविटी और मेहनत पूरा खत्म। उसको लगता है कि ये क्रैश कोर्स कर डालेंगे ना मेरा काम हो जाएगा। तो बोर्ड में कुछ हद तक भले फायदा हो सकता होगा, लेकिन ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी काम आएगा। और आईएएस तो भूल ही जाओ, आईएएस में क्रैश कोर्स होना रहता ना तो फिर मामला ही क्या था। मैं बोला ना 100 में से 99 बच्चे निकाल लेगा जिस दिन अगर आईएएस का पेपर 6 महीना में हो जाए। मतलब 1 साल हो जाए पेपर कि प्रीलिम्स हुआ, फिर 2 महीना बाद मेंस, फिर 2-3 महीना बाद इंटरव्यू, ऐसा करके अगर ये पेपर बोल दिया जाए कि 6 महीना में हर साल होगा पेपर, मतलब 6 महीने के बाद फिर पेपर, फिर 6 महीने बाद जो है दूसरा साल का पेपर होगा, यानी कि 6 महीने में प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाएगा। हम लिख के दे रहे हैं 100 में 99 बच्चा निकाल देगा। अरे बात इस बात का है ना कि आईएएस को चाहिए पेशेंस। आप सोचिए प्री ले रहा है तो क्या बोलेगा ठीक है, प्री के बाद आप मेंस सितंबर में लेते, सितंबर में नहीं लेंगे, इधर मई में मान लीजिए 26 मई को पेपर है, ठीक है,
26 मई को प्रीलिम्स हुआ, बोला क्या मेंस हम ले लेंगे बस इधर जून में ले लेंगे 1 तारीख से। चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो जानता है कि ये साल कितने में गुद्दा है ना, कितना में बुत्ता है कि जो 1 साल तक पेशेंस रख पाएगा, बहुत कम लोग में है। इसीलिए वो आराम से प्रीली लेता है, आराम से फिर मेंस लेता है, आराम से इंटरव्यू। क्योंकि इस प्रोसेस में कितने लोग शादी कर लेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में कितने लोग का बर्दाश्त नहीं होगा, कितने लोग कहीं और चले जाएंगे, कितने लोग काम पकड़ लेंगे, कितने लोग का इकोनॉमी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसीलिए आईएएस उसी को बनाएगा जो सिर्फ ये चाहता है हमको सिर्फ आईएएस ही बनना है, वही बन पाएगा। और इसीलिए लो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा आईएएस बन जाते हैं। अपर मिडिल क्लास का आदमी क्यों नहीं बन पाता है? उसके पास पैसा ज्यादा है, उसके पास पेशेंस है, ये नहीं है, क्योंकि उसका आदत है कि हम गए, पैसा दिए, हमको चीज मिल गया। अब जैसे ही देखता है कि भाई हम एग्जाम दे 3 महीने बाद 1 साल एग्जाम नहीं रख पाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, मनोज शर्मा टाइप आदमी, चूंकि अभी लेटेस्ट वही चल रहा है धोनी पे, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बन जाएगा आईएएस। अभी जितने आईएएस बन रहे हैं सबके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या नाम है जो है आईपीएस जो बनी 2 बार फिर निकाली, जो हिंदी साइज, क्या नाम है, दिव्या कुछ करके, हाँ दिव्या तौरिया करके, क्या है, कुछ नहीं है, घर देखो ऐसे ही। तो जिसके पास सिर्फ वही मकसद है कि यही सिर्फ करना, वही बनेगा। जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, वो आईएएस नहीं बने, हाँ कुछ और कहीं बन जाए बन जाए। लेकिन हमको लगता है कि एक फील्ड में जब आप उतरे हैं तो एक अंजाम तक पहुंचा के दूसरे फील्ड में जाइएगा ना तो सक्सेस हो जाइएगा। अगर आधा छोड़ के इधर भी गया तो उधर भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला आईएएस जिस दिन 6 महीने में हुआ उस दिन सब लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इधर 6 महीना अपने आप को साध लेना आसान है। अरे शादी में मान लीजिए 3-4 दिन आप सोते ही नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिन रात जग रहते हैं, मेकअप टेकअप, खाना उना बनाना, दूसरे को देना, कहां नींद आता है? शादी के दिन बहुत सारे लोग नहीं सो पाते हैं, है ना। लेकिन अगर बोला जाए साल भर वैसे ही रहना है, हाथ में आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो मामला क्या है कि अगर इस तरीके का बात देखा जाए, सेम आईएएस का है, हर दिन पढ़ना है ना भाई, और बोल दीजिए मात्र 3 महीने के लिए पढ़ना, मात्र 3 महीना, कोई भी पढ़ लेगा। अरे 3 महीने तो है, 3 महीना साथ लेगा अपने आप को, कहीं नहीं जाएगा, घर मोबाइल वोबाइल सब बंद। लेकिन 1 साल कितने का बस का है? इसीलिए एग्जाम जो है 1 साल सिर्फ रखता है, तो पेशेंस चाहिए बस। तो यहां तक हमारा मामला हो गया खत्म। और आज का जो है ये लास्ट पॉइंट है, कौन सा है? चाइना इंटरेस्ट इन, चाइना फैक्टर इन, हराम को हर जगह घुस जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये आलू है, आलू कुछ बुझा रहा है? समझ, इसके आलू गजब है। वो अलग बात है, अलग आलू से तुलना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आलू तो सब मतलब सबके लिए अच्छा लगता है। ये हरामखोर मिर्च मान लो या कुछ मान लो, कुछ कुत्ता उतना नाम दे दो, जो खैर जो भी है। आइए तो सर इधर देखना, चाइना फैक्टर चूंकि चल ही रहा है नेपाल में। अच्छा इधर देखो, चाइना फैक्टर अगर श्रीलंका में नहीं होता, चाइना फैक्टर अगर पाकिस्तान में नहीं होता, चाइना फैक्टर नेपाल में नहीं होता, तो आई थिंक कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता और इंडिया डेवलपमेंट करके आगे निकल रहा होता। उसका पड़ोसी देश में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ता, हाँ या ना। हमारे बॉर्डर का भी पैसा बच जाता, कम वक्त हमारा हथियार पे पैसा बच जाता। लेकिन चाइना हमारा पैसा खर्चा करवाता है जानबूझ के बॉर्डर पे, कि ताकि हमारा पैसा इधर खर्चा हो, हमारा एजुकेशन और हेल्थ जो है इधर नीचे चला जाए। और वो हरामखोर अपना एजुकेशन सिस्टम इतना तगड़ा रखता है। मैंने बार बार बोला कि चाइना में हर किसी को कॉलेज एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस टेस्ट पास करना ही होता है। आप 55 साल के हो जाइए चाहे 60 साल के हो जाइए, जब तक क्वालिफाई नहीं करिएगा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कुछ बुझा रहा है? तो वहां का मेन ही है। और यहाँ पर क्या होता है? इंट्रेंस पे होता है। यहाँ आपको पता है सीट पर फलना मानी कौन जाति के बड़ा जाति पहले पूछा जाता है कॉलेज में, कौन जाति का? चाहे हो जाए आओ ना अभियान, पीछे से ही अभियान, अब पीछे से आया और जिसका नाम है लिस्ट में वो बाहर हो गया। और चूंकि फलना जाति के हैं, आप चिल्ला जाति के हैं, तो आपका एडमिशन हो गया। अब चिल्लाते हैं कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक है। चाइना में ऐसा नहीं है, इसलिए चाइना के एजुकेशन सिस्टम इसमें बड़ा तगड़ा रोल प्ले करता है। आपने 12th करा, 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए किसी भी फील्ड में, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट होता है पूरे चाइना में, देना पड़ेगा। आप 60 साल के हो जाए 70 साल, वहां यहां तक कि 55 साल तक लोग एग्जाम देते हैं। जब तक क्वालिफाई नहीं होगा कॉलेज नहीं मिलेगा। इंडिया में क्या है सर, यहाँ तो कॉलेज बुलाता है आपको। अरे बुझा रहा है? इधर बोलिए, बुलाता है इधर, क्या हुआ आओ इधर आओ, क्या हो गया? फेल हो गया तो क्या हो गया? 12th में कोई बात नहीं, हम एडमिशन लेंगे ना। फेल को एडमिशन लिया, आप क्या दिक्कत है? इंजीनियरिंग ऐसे ही सब जगह से करके है जहां पर सिर्फ वो ये कॉलेज था बाकी वहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं था। इधर चाइना फैक्टर देख लेना भैया। चाइना के नेपाल में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि नेपाल की टेरिटरी एंटी चाइना के लिए यूज ना हो, क्योंकि तिब्बत तो ऑलरेडी कांड किया हुआ है। हमने तिब्बत को तो बनाया हुआ है ना, जब मन तब तिब्बत को हम भी उकसा देते हैं। बुद्धिस्ट है, नेपाल है जो ऑल्सो बुद्धिस्ट इंपैक्ट, तिब्बतियंस आते जाते रहते हैं। सो चाइना को भी डर लगा रहता है क्या
कि तिब्बत को कंट्रोल कौन करता है? इंडिया। और सर तिब्बत भी आते जाते रहते हैं नेपाल के थ्रू, तो सर वो जब चाहे तब हमको उकसा देगा। यार हर दिन लास्ट में लाइन कट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चाइना फैक्टर है, एक और देख लो, सुन लो, खत्म हो गया आज। देख लेते हैं एक बार, नहीं हुआ तो एक बार और कल रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे लास्ट ही पेज था ना? नहीं 223 था। नहीं नहीं, इसके बाद है, दो और है। तो भाई अपना नोट्स निकाल लो एक बार, जल्दी से देख लो, ग्रुप में गया हुआ है तो सब अपना मैं जलाते दो फ्लैश लाइट। 200 ओ भैया 212 तक बोलने से पहले 2 बार सोचना है। 213 से 225 मैंने कितनी बार भेजा है दोबारा ग्रुप में, खाली सर्च करोगे यार 213 से 225 आ जाएगा। सब जितना सब मेरे से नोट्स मांगे ना, सब ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, सब हर बार ग्रुप में है। अब लगा शाम को ग्रुप में बाद में ऐड किए। चलो भैया नहीं मिल रहा है, रहने दो। ठीक है, हम बता देते हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? 213 से 225 ग्रुप में नहीं गया है ना? क्लास के बाद मैं मिलता हूं, ठीक है? क्लास के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक का कोई नहीं जाएगा। अभी गेट बंद करिएगा। ठीक है, कोई नहीं जाएगा। क्लास के बाद लाठी बन जाएगा आज। चलिए देखो, चाइना में सिर्फ अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे ध्यान में है कि मैंने ग्रुप में भेज दिया है, बट फिर भी चूंकि आप लोग मेरे लिए प्यारे हैं तो गाली नहीं देंगे, हम मन में दे सकते हैं। देखो हम ग्रुप में आपको 213 से 225 एक दिन भेज दिए थे, जिस दिन किसी को प्रिंट आउट निकालना था, किसी को कुछ दिन करना था। सुन पा रहे ध्यान से? इसीलिए आपसे निवेदन ही है कि नहीं है ग्रुप में? और इसीलिए फिर से पूछ रहा हूं, है? तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, लाठी निकालिएगा उधर से साइड में, और उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है? गेट बंद करिएगा, कोई नहीं जाने दीजिएगा। चलो खैर जो भी है, पेज नंबर ओपन करो 223। जो हम भेजे रहते हैं वो हमको ध्यान में रहता है। अब आप लोग झुठला दीजिएगा तो क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम गलती करें तो टीचर्स से गलती जो गलती समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप गलती करें, ज्यादातर संभावना आप ही की गलती करने का, इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो आने से पहले हम 3-4 बार पूजा वूजा गोड़ हाथ उड़ के आते हैं, इसलिए क्योंकि हम अगर गलती करेंगे तो उसमें बहुत इसका लाइफ इंपैक्ट करेगा। इसीलिए अगर हम गलती करने से पहले बच जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दिए तो उसमें आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक नंबर से मेंस अगर रह गया आपका तो हम जिम्मेदार हो जाएंगे भाई। इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को पढ़ा देना, कोई भी आदमी नहीं पढ़ा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 223 ओपन हो गया। जो लोग को नहीं मिला, ग्रुप में जिनको मिला वापस एक बार उसको सेंड कर दीजिए या फिर कोट कर दीजिए, उसी को कोट कर दीजिएगा, उनको मिल जाएगा पहले जो गया हुआ है। तो क्या मैं पढ़ा लूं? रेडी हो? जोर से बोलो। तो सर उसमें चाइना फैक्टर में जो बताया वो सब कुछ पहले से बता हुआ है आपको। उसमें लिखा हुआ है कि नेपाल इज ए पार्ट ऑफ बीआरआई, सो चाइना नेपाल के लेबर को ट्रेन करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करता है। सो चाइना का प्रेजेंस इन नेपाल इज नॉट ओनली जियो पॉलिटिकल बट ऑल्सो जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। और ये मैंने दोनों शब्द बताए हुए हैं, जियो पॉलिटिकल भी और जियो स्ट्रेटेजिक भी। जियो पॉलिटिकल क्या बोला था? लोकेशन या रिसोर्स, है ना, दोनों जो इंपॉर्टेंट हो। और स्ट्रेटेजिक, जियो मतलब क्या होता है? जियो स्ट्रेटेजिक मतलब कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को इस तरीके से कंट्रोल करे ताकि वो किसी तीसरे के साथ ना मिले, उसको बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजी। तो चाइना नेपाल को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि किसके साथ ना मिले? इंडिया के साथ। क्या सुन पा रहे हो? तो सर इसलिए नेपाल यहाँ पे गेम पूरा का पूरा गेम खेलता है, और गेम खेलने के बाद इधर देखो, अच्छा लेबर को ट्रेंड करके अपने बीआरआई प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता है। सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। लेबर को ट्रेंड किया, बीआरआई में इसको करके इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे कहना मुश्किल है कि सर चाइना का इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गलत है। तो यहां तक हमारा काम रहा। बाकी उसके आगे का जो 2 पेज है 224 और 225, वो दोनों वही चीज है, उसको बस रिवीजन फॉर एग्जाम वाले में लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? जोर से बोलो ना। तो हम लास्ट बार सांस लेकर एक बार और हम पूरा का पूरा नेपाल रिवीजन करा दे रहे हैं। भैया सुन लो, और कल से हम लोग बहुत नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपसे निवेदन है, क्या मैं बता दूं या छोड़ दूं? बता देते हैं। तो नेपाल का जो पूरा मामला है, शुरुआत साक्या क्लान से होता हुआ आगे बढ़ेगा। राजा का नाम जरूर याद रखना, जंग बहादुर कुंवर, पहले रानाज, ध्यान रहेगा। वहां से मामला आगे बढ़ा, नेपाली कांग्रेस बना। नेपाली कांग्रेस के बाद नेपाली कांग्रेस 1951 का इलेक्शन भारी मतों से विजय। क्लियर? 1959 तक राज किया, फिर 1960 से 89 तक लेस पंचायत सिस्टम ने करप्शन किया, फिर 1990 में जन आंदोलन हुआ, फिर वापस से जीत के आई। कौन जीत के आई? नेपाली कांग्रेस। फिर नेपाली कांग्रेस ने थोड़ा करप्शन किया तो वापस से कम्युनिस्ट पार्टी आया,
कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद नेपाली कांग्रेस थोड़ा साइडलाइन हुआ। 2005 तक जन आंदोलन 2 हुआ। जन आंदोलन 2 होने के बाद वापस से नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आने में हमने यानी कि नेपालीज ने जानबूझकर मधेसी को भेदभाव किया या नहीं किया? किया। और भेदभाव जानबूझकर किया, जिसको इंडिया ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को नोटेड बोला या फाइनल बोला? नोटेड बोला। और यहां से फिर मामला चेंज होता चला गया। एंड देन हमारा उसके बाद लिपुलेख, इसका मुद्दा बीच में उठाया था। तो जो पहले ही ट्रीटी ऑफ संधि के तहत उसका वेस्ट वाला हिस्सा हमारा था, हमने उसको पहले से ही नई मैप दिखाया क्योंकि अंडरस्टूड हमारे पास था। इसको चाइना ने इस्तेमाल किया नेपाल में लॉकडाउन के खिलाफ। समझ में आ रहा है? और लॉकडाउन में हमको घेरने की कोशिश की गई। फाइनली आपको भी पता है कि वो हमारा था, हमने कुछ बोला नहीं, मामला शांत, रफा दफा खत्म। उसके बाद चाइना फैक्टर की बात आते हैं। तो चाइना फैक्टर की बात में यही है कि चाइना सिर्फ हमको जानबूझकर परेशान करने के लिए करता है ताकि इंडिया जो है अपना गेम नहीं खेल सके। सुन पा रहे हैं? ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना से बहुत तरीके से मिलने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो क्या प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ? हुआ। तो प्राइवेट कंपनी यहाँ का वहां मिलकर काम हुआ। यहां तक पूरा नेपाल रहा। मजा आया? जोर से बोलो ऐसा। तो सर यहां तक रखते हैं, बाकी कल क्लास कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। कल का टॉपिक फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद रहता भी है, तो इसीलिए शायद का शब्द हटाकर इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल हो सकता है करंट अफेयर का भी एक क्लास होगा इस क्लास के बाद, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर रिवीजन करके। क्लियर है? तो चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।